तुम इतिहास की सबसे बेकार रेफरेंस शक्ति के साथ जागे हो, 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल तुम्हारा मजाक उड़ाता है कि तुम सिर्फ ईंटें ढोने वाला एक चलता फिरता छोटा बक्सा हो, पर वे स्पेस के नियमों की असली दहशत को बिल्कुल नहीं समझते। अगर स्पेस का आधा हिस्सा तुम्हारे सिर पर रख दिया जाए और दूसरा आधा हवा में लटका रहे और फिर उसे जबरदस्ती बंद कर दिया जाए तो बिल्कुल सही, इस तरह ये किसी भी सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाली एक अचूक कटिंग बन जाती है। तो फिर अगर तुम 1 क्यूबिक मीटर के स्पेस को 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के स्पेस में बांट दो तो अगला लिनान जियांगचिंग फर्स्ट हाई स्कूल के जागृति हॉल में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। हजारों नजरें एक ही समय में तुम पर अटकी। तुम अपनी धुली हुई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हो। तुम कोने से एक कदम चलकर ऊंचे मंच पर गए और अपना हाथ जागृति पत्थर पर रख दिया। ये दुनिया राक्षसों से भरी है और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बहुत कठोर है। कौन सी शक्ति जागृत होती है, लगभग यही तय करता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में किस मुकाम तक पहुँचेगा। यहाँ तक कि यह भी तय करता है कि वो और उसका परिवार सबसे निचले तबके में पले बढ़े जाने के भाग्य से बच पाएंगे या नहीं। इसलिए इस पल हर कोई तुम्हें देख रहा था, पर जब जागृति पत्थर चमका तो उसकी रोशनी बहुत ही दयनीय रूप से कमजोर थी। एक सफेद ग्रे रंग की चमक ने सिर्फ सतह पर एक पतली परत बना रखी थी, हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह। मंच के नीचे पहले तो सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाकों की गूंज सुनाई दी। इसे जागृति कहते हैं, सफेद ग्रे रोशनी, ये कौन सी बेकार शक्ति है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। शायद ये लेवल 1 के लायक भी नहीं है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर ने लाइट स्क्रीन पर आखिर में रुके हुए शब्दों को देखा और निराशा में अपना सिर हिलाया और सीधे घोषणा कर दी, लिनान जागृत शक्ति लेवल 1 स्टोरेज स्पेस। अतिरिक्त जानकारी, स्पेस का वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है। जैसे ही यह वाक्य खत्म हुआ पूरा हॉल हंसते हंसते पागल हो गया। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस, ये तो बस एक चलता फिरता छोटा बक्सा है। इस तरह की शक्ति के साथ अगर लॉजिस्टिक्स में सामान ढोने भी जाओगे तो लोग कम जगह होने की शिकायत करेंगे। जुगी बस्ती से आया है, इसकी शक्ति से भी गरीबी की बू आ रही है। कानों में चुभने वाले ताने चारों ओर से आ रहे थे, पर तुमने बस चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। उन ठंडे शब्दों की पंक्ति को देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था और न ही कोई मलाल, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तुम्हारे पास ताकत नहीं होती तो भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। पर ठीक उसी समय बैक स्टेज से अचानक एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकली और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यंग मास्टर झाओ जे, एस रैंक, ये पक्का एस रैंक है। ये रेड लोड्स कर्मा फायर है। झाओ परिवार का खानदान सच में बहुत खतरनाक है। हैरानी भरी चीखों के बीच झाओ परिवार का वारिस यंग मास्टर झाओ जे हल्की सुनहरी लपटों से घिरा हुआ मंच पर चढ़ा। उसने एक शानदार यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर बिना किसी लाग लपेट के घमंड साफ दिख रहा था। तुमसे अलग वो पैदा होते ही ज्यादातर लोगों की मंजिल पर खड़ा था और अब उसने सबसे बेहतरीन हमलावर शक्तियों में से एक को जागृत कर लिया है। आज से संसाधन, रुतबा और भविष्य सब कुछ अपने आप उसकी ओर झुक जाएगा। पर उसने पहले वाहवाही का आनंद नहीं लिया, बल्कि वो सीधे तुम्हारे सामने आया और तुम्हें नीची नजरों से देखने लगा। उसके होठों पर एक क्रूर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। लिनान, मैंने सोचा कौन है तो ये तुम हो, नाली में छिपा हुआ ये चूहा। उसने अपनी जलती हुई उंगलियां उठाई और दूर से तुम्हारी छाती की ओर इशारा करते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर ताना मारा। लेवल 1 स्टोरेज स्पेस, 1 क्यूबिक मीटर, ये बिल्कुल सही है। भविष्य में जब तुम्हारी वो कंगाल बहन नहीं रहेगी तो यह उसका सामान रखने के काम आएगा। बहन का जिक्र होते ही तुम्हारी आंखों का ठहरा हुआ पानी आखिरकार हिल गया। एक ठंडी जानलेवा नफरत की लहर पल भर के लिए चमकी और झाओ जे ने इस बदलाव को तुरंत पकड़ लिया। वह और भी घमंड से हंसा। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तुम जैसे बेकार लोग, तुम्हारा तो यहाँ खड़े होकर सांस लेना भी जियांगचिंग शहर की हवा बर्बाद करना है। ये कहकर वो सीधे मेंटो वांग की ओर मुड़ा। उसका लहजा सलाह मशवरे का नहीं बल्कि हुक्म का था। स्कूल में एक गरीब छात्र के लिए वो अकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन का कोटा है न? मुझे याद है, वो उसके लिए था, है न? मेंटो वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ग्रेड्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर। ये कोटा असल में स्टूडेंट लिनान के लिए था। अब ये चला गया। झाओ जे का लहजा शांत था, लेकिन उसमें जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली ताकत थी। मैं ऐसे स्कूल में जहाँ मैं झाओ जे हूँ तुम जैसे नालायक को नहीं देखना चाहता जो एक सपोर्ट सोल्जर बनने के भी लायक नहीं है और ऊपर से रिसोर्सेज भी बर्बाद कर रहा है। मेंटो वांग ने थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। यह नियमों के खिलाफ है। नियम? झाओ जे तिरस्कार से हंसा। आग की एक लपट जोर से भड़की। जियांगचिंग में हम झाओ परिवार जो कहते हैं वही नियम है। हॉल में पल भर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तुम्हारे लिए कोई नहीं बोला। सब लोग बस तुम्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में दया थी, दूसरों के दुख पर खुशी थी और तुम्हारे टूटने का इंतजार था। लेकिन तुम टूटे नहीं। तुमने बस अपनी आंखें उठाई और झाओ जे को देखा। तुम्हारी निगाहें डरावनी हद तक शांत थी, जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई भविष्य नहीं है। झाओ जे को सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इसी नजर से थी। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने बेरहमी से कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी यह नजर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेंटो वांग ने एक आह भरी और एक फॉर्म आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पर साइन कर दो। ये स्कूल छोड़ने का एप्लीकेशन है। ऐसी शक्ति के जागने के बाद स्कूल में रहने का कोई मतलब नहीं है। अपनी किस्मत मान लो। शहर के पूर्वी हिस्से की किसी फैक्ट्री में जाकर स्क्रू कसने का काम ढूंढ लो।
कम से कम गुजारा तो कर पाओगे। तुमने एप्लीकेशन ले लिया, उस पर एक नजर डाली और फिर कलम उठा ली। सिग्नेचर वाली जगह पर अपना नाम लिखा। तुम्हारी लिखावट बहुत स्थिर थी, जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। साइन करने के बाद तुमने फॉर्म वापस दिया और मुड़कर जाने लगे। इस पूरे समय में तुमने एक शब्द भी बहस नहीं की, क्योंकि तुम्हारे जीने के उसूलों में कभी भी मरने वाले इंसान से बहस नहीं करनी चाहिए। तुम जैसे ही स्कूल के गेट से बाहर निकले, आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया। बिजली ने काले बादलों को चीर दिया और मूसलाधार बारिश सीधे तुम्हारे ऊपर बरसने लगी, जिसने तुम्हें जल्द ही पूरी तरह भिगो दिया। लेकिन तुम्हें जैसे ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। तुम बस सुन्न होकर आगे बढ़ते रहे। तभी तुम्हारी जेब में रखा मकड़ी के जाले जैसी टूटी स्क्रीन वाला सेकंड हैंड फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। तुमने फोन उठाया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल का रूखा नोटिस सुनाई दिया। ये सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल है। तुम्हारी बहन लिंशिया की अबिस फ्रीजिंग सिंड्रोम की हालत अचानक बिगड़ गई है। उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। 24 घंटों के अंदर स्पेशल दवा नंबर 1 के लिए 1 लाख न्यू कॉइन्स जमा करने होंगे। आप फीस नहीं दे पा रहे तो हमें नियमों के मुताबिक इलाज रोकना पड़ेगा। मरीज को आईसीयू से हटाना होगा। 1 लाख स्टार कॉइन्स। ये रकम तुम्हारे दिमाग में एक भारी हथौड़े की तरह लगी। अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर है, पर तुम्हारे लिए यह एक ऐसी रकम है जिसे छूना भी नामुमकिन है। तुम घबराई हुई आवाज में कहते हो, डॉक्टर मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ। फोन दूसरी तरफ से काट दिया गया। सिर्फ फोन कटने की ठंडी आवाज बची थी। तुम मूसलाधार बारिश में खड़े हो। तुम्हारी मुट्ठी धीरे धीरे कस जाती है और तुम बारिश में भीगे स्कूल छोड़ने के उस आवेदन को मसलकर लुगदी बना देते हो। तुम्हारे चेहरे से सब्र का आखिरी कतरा भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ दृढ़ संकल्प और पागलपन बचा है। स्कूल भी गया और कानूनी तरीकों से भी कोई उम्मीद नहीं बची। इस दुनिया और इसके नियमों का तुम्हें और लिंशिया को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था, तो तुम्हें इसे खुद ही छीनना होगा। और इसीलिए तुम अचानक मुड़ते हो और शहर के किनारे की उस झुग्गी बस्ती की ओर चल देते हो, जिसे रोशनी और व्यवस्था ने भुला दिया है। तुम जितना अंदर जाते हो, रास्ता उतना ही अंधेरा होता जाता है। आखिरकार तुम एक सबसे गहरी, सबसे गंदी गली में मुड़ जाते हो। एक ऐसी अंधेरी गली जहाँ स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। तुम्हारी नजर भी इसी पल पूरी तरह बदल जाती है। तो फिर जान पर खेलकर ही छीनना होगा। लेकिन तुम्हारी बात खत्म होते ही एक जंगली जानवर की सड़न जैसी जी मिचलाने वाली तीखी बदबू गली के अंदर से तुम्हारी ओर झपटती है, और इसके तुरंत बाद अंधेरे में 2 सुर्ख लालटेनें चुपचाप जल उठती हैं। वो लालटेनें नहीं है, वो एक जोड़ी आंखें हैं। एक दूसरे दर्जे का विचित्र जानवर जिसे शहर की दीवारों के बाहर होना चाहिए था। एक शैडो वुल्फ। यह विचित्र जानवर अपनी रफ्तार और तेज पंजों के लिए जाना जाता है। यह नए सिपाहियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। अगर कोई आम इंसान इसका सामना करे तो जीतना तो दूर, 3 सेकंड भी जिंदा बच पाना एक चमत्कार होगा। पर तुम्हारे दिमाग में भागने का ख्याल आते ही तुमने खुद ही उसे दबा दिया। एक भेड़िए को अपनी पीठ दिखाने का मतलब है और भी जल्दी हारना। इसलिए तुम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हो। तुम आधा कदम आगे बढ़ाते हो और नीचे की ओर झुक जाते हो। तुम्हारा दाहिना हाथ बिजली की तेजी से जमीन से जंग लगी नुकीले सिरे वाली लोहे की एक छड़ उठाता है और उसे अपनी छाती के सामने पकड़ लेते हो। यह वो सहज प्रवृत्ति है जो तुमने जोगियों के अवैध बॉक्सिंग रिंग में दर्द और टूटी हड्डियों के बदले हासिल की है। एक मजबूत दुश्मन के सामने तुम हारने से जितना ज्यादा डरोगे, उतनी ही जल्दी हारोगे। सिर्फ एक ज्यादा क्रूर और जान की परवाह न करने वाला रवैया दिखाकर ही जिंदा बचने का कोई मौका मिल सकता है। एक इंसान और एक भेड़िया कीचड़ भरी अंधेरी गली में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अगले ही पल शैडो वुल्फ हरकत में आता है। वो एक काली परछाई की तरह झपटता है सीधा तुम्हारे गले की ओर। तुम उसकी हरकतें ठीक से देख भी नहीं पाते। तुम सिर्फ अपनी उस सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हो जो अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों से सीखी है। आखिरी पल में तुम तेजी से अपने शरीर को दाईं ओर पूरी तरह से मोड़ते हो। चर्रा, तुमने अपना गला तो बचा लिया, पर तुम्हारा बायां कंधा और हाथ भेड़िए के पंजों से बुरी तरह जख्मी हो गए। चमड़ी और मांस का एक बड़ा टुकड़ा वहीं उधड़ गया और गहरे लाल रंग का खून तुरंत फूट पड़ा। तेज दर्द से तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पर तुम पीछे नहीं हटते, बल्कि उस दर्द ने तुम्हारी रगों में बसी हैवानियत को जैसे आग लगा दी हो। तुम गुस्से में दहाड़ते हो और अपने मुड़ते हुए शरीर की रफ्तार का इस्तेमाल करके तुमने उल्टे हाथ से सरिया पकड़कर जोर से उसकी आंखों में घोंपने की कोशिश की। यह वार काफी तेज था और बहुत जबरदस्त भी, पर तुमने दूसरे दर्जे के उस भयानक जानवर को कम आंका। शैडो वुल्फ ने हवा में ही जबरदस्ती अपना सिर घुमा लिया और सरिया उसकी आंख में नहीं घुस पाया। वो बस एक टन की आवाज के साथ उसकी मजबूत खोपड़ी से टकराया और आधा इंच अंदर धंसकर अटक गया। शैडो वुल्फ दर्द से गुस्से में आ गया और उसने जोर से अपना सिर झटका। तुम सरिया नहीं पकड़ पाए और उसके झटके से जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद एक असली वहशी लड़ाई शुरू हुई। तुम और वो गंदे पानी और कीचड़ में लौटने लगे। वो बार बार अपने नुकीले पंजों से तुम्हारा मांस फाड़ रहा था और तुम एक पूरी तरह से पागल हो चुके जंगली जानवर की तरह अपनी ज्यादातर सुरक्षा भूल गए। मुक्कों और कोहनियों से, घुटनों और यहाँ तक कि दांतों से भी उसके हर जानलेवा हिस्से पर हमला करने लगे। तुम्हारी पीठ पर पंजे के 3 गहरे निशान बन गए जिनसे हड्डी तक दिख रही थी। तुम्हारे कंधे का घाव लगातार बढ़ रहा था और तुम्हारी ताकत और होश तेजी से जा रहे थे। तुम और धीमे लड़ने लगे और तुम्हारी सांसें उखड़ने लगी। आखिरकार शैडो वुल्फ को एक मौका मिल ही गया। उसने जोर से तुम्हें दीवार पर दे मारा। तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से में जोर का झटका लगा। तुम्हारी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। अगले ही पल उस भेड़िए का भारी शरीर तुम्हारे ऊपर आ गया और उसके 2 नुकीले पंजों ने तुम्हारे कंधों को कसकर जकड़ लिया।
उसने तुम्हें कोने में दबोच लिया। अब तुम हिल भी नहीं पा रहे थे। उसने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी बदबूदार थूथन तुम्हारी गर्दन से 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। उसके नुकीले दांतों पर लगे निशान भी साफ दिख रहे थे। नाउम्मीदी बर्फ की तरह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गई। पर ठीक उसी पल तुम्हारे दिमाग में लिंचिया का पीला लेकिन हमेशा मुस्कुराता हुआ छोटा सा चेहरा कौंध गया। भैया, तुम एक दिन सबसे ताकतवर एबिलिटी यूजर जरूर बनोगे। भैया, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे शहर के दक्षिण में मिलने वाली वो टेंगुलू खानी है। तुम हार नहीं सकते। अगर तुम हार गए तो लिंचिया का क्या होगा? उन 1 लाख स्टार कॉइन्स का क्या होगा? और अस्पताल में कही गई उस बात का क्या होगा? इलाज बंद कर दो। ठीक उसी पल जब शैडो वुल्फ ने तुम्हारी खोपड़ी को कुचलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला, तुम्हारा उलझा हुआ और मरता हुआ दिमाग इसके बजाय एक अजीब सी शांति में डूब गया जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दर्द, डर और हार न मानने की जिद। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने इन सबको तुमसे खींच लिया हो। तुम्हारी दुनिया में अब सिर्फ 2 चीजें बची थी, वो भेड़िए का सिर जो तुम्हारे करीब आ रहा था और वो एबिलिटी स्टोरेज स्पेस जिसका सब बेकार कहकर मजाक उड़ाते थे। स्पेस क्या है? वो एक अनदेखा और अनछुआ लेकिन असल में मौजूद एक बक्सा है। और अगर यह एक बक्सा है तो इसके किनारे भी जरूर होंगे। और ये किनारे जब स्पेस खुलता और बंद होता है तब दिखते हैं और गायब भी हो जाते हैं। एक बेहद पागलपन भरा ख्याल अचानक तुम्हारे दिमाग में आया। अगर कोई चीज ठीक इसी किनारे पर फंस जाए तो? तुम्हारी नजरें शैडो वुल्फ के सिर और गर्दन के जुड़ने वाली जगह पर टिक गई। अगले ही पल तुमने अपनी सारी दिमागी ताकत, सारी इच्छा शक्ति और यहाँ तक कि अपनी सारी जिंदगी की ताकत एक ऐसे साफ ख्याल में झोंक दी जो पहले कभी नहीं आया था। स्पेस का निचला हिस्सा भेड़िए के सिर को ढक ले और स्पेस का ऊपरी हिस्सा भेड़िए की गर्दन के ऊपर हवा में रहे। स्पेस का किनारा ठीक भेड़िए के सिर और गर्दन के जोड़ पर फंस जाए। बंद हो। स्टोरेज स्पेस पलक झपकते ही बंद हो गया। तुम्हारे ऊपर का दबाव अचानक हल्का हो गया। उसके तुरंत बाद एक गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ टूटे हुए बांध की तरह तुम्हारे पूरे सिर और चेहरे पर फैल गया। तुम दीवार के सहारे एक टूटी हुई धौंकनी की तरह बुरी तरह हाँफ रहे थे। तुमने नीचे देखा और तुम्हारी पुतलियां एकदम से सिकुड़ गयी। शैडो वुल्फ का शरीर अब भी तुम्हारे पैर के पास था पर उसका सिर गायब था। गर्दन पर कट का निशान डरावनी हद तक चिकना था जैसे उसे सबसे तेज लेजर से सफाई से काटा गया हो। रुआ, खून की नसें, हड्डियां, तंत्रिकाएं सब कुछ बिल्कुल साफ कटा हुआ था। जरा भी खुरदरापन नहीं था। तुमने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना को अपनी खास शक्ति वाले स्पेस में डुबो दिया। अगले ही पल तुम्हारा पूरा शरीर कांप गया। भेड़िए का वो कटा हुआ सिर सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर वाले उस स्पेस के बीचों बीच शांति से तैर रहा था। उसकी आंखों में अभी मरने से पहले वाली क्रूरता और हैरानी थी और कटी हुई जगह भी शीशे की तरह चिकनी थी। आखिरकार तुम समझ गए कि तुम्हारी खास शक्ति का असली डरावना पहलू क्या है। वो कभी स्टोरेज नहीं था बल्कि खुद उस स्पेस का किनारा था। जब तक कोई चीज उस किनारे पर फंस जाती, चाहे वो मांस हो, हड्डियां हो या स्टील, स्पेस के नियम उसे सीधे सीधे काट देंगे। यह कोई आम हमला नहीं था। इसमें फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते थे। इसमें डिफेंस का कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि ताकत के फर्क का भी कोई मतलब नहीं था। बल्कि यह नियमों के स्तर पर एक परम कट था। दूसरे दर्जे के म्यूटेंट जानवर की खोपड़ी काफी सख्त होती है क्या? उसे भी 2 टुकड़ों में काट दिया तो फिर भविष्य में आग वाली खास शक्ति, चीजों को सख्त करने वाली शक्ति या वज्र जैसा शरीर, जब तक वो स्पेस के नियमों को रोक नहीं पाते तब तक सब बेकार है। दुनिया की नजर में ये बेकार खास शक्ति इस पल आखिरकार अपने असली खतरनाक दांत दिखा रही थी। तुमने स्पेस में भेड़िए के सिर को देखा। तुम्हारे होंठ धीरे धीरे मुस्कान में फैलने लगे और आखिरकार तुम उस पागल कर देने वाली खुशी को रोक नहीं पाए जो हार के मुंह से जीत छीनकर मिलती है। और एक धीमी और पागलपन भरी हंसी तुम्हारे मुंह से निकली। हे हा 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 हा। तुम्हारी हंसी बारिश वाली उस गली में गूंज रही थी। उस हंसी में मौत के मुंह से बच निकलने का पागलपन था और अपनी किस्मत का आखिरी पत्ता देख लेने के बाद की क्रूरता भी। लेकिन तुमने जल्दी ही खुद को शांत होने पर मजबूर किया क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी खुश होना नहीं बल्कि पैसा था। शरीर में हो रहे भयानक दर्द को सहते हुए तुमने उस सस्ते फोल्डिंग चाकू का इस्तेमाल किया और ब्लैक मार्केट में दूसरों के लिए म्यूटेंट जानवरों की चीजों को संभालते हुए सीखे गए अधूरे ज्ञान के भरोसे तुमने शैडो वुल्फ का सीना चीर दिया। जल्द ही तुमने उसके दिल के पास से एक मुट्ठी के आकार का गहरी नीली रोशनी वाला क्रिस्टल खोद कर निकाला। ये दूसरे दर्जे के म्यूटेंट जानवर का क्रिस्टल कोर था और वो भी एक काफी हद तक पूरा शैडो टाइप क्रिस्टल कोर था। ऐसी चीजों को सरकारी चैनलों से बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है पर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में ये सबसे बड़ी करेंसी है। कम से कम अंदाजा लगाया जाए तो ये क्रिस्टल कोर 3 लाख स्टार कॉइन्स का तो होगा ही। 3 लाख। बहन की दवाइयों का खर्च न सिर्फ पूरा हो जाएगा बल्कि काफी पैसे बच भी जाएंगे। तुमने क्रिस्टल कोर को स्टोरेज स्पेस में रखा और फिर जल्दी से सबूत मिटाने लगे। भेड़िए की लाश को तुमने घसीटकर गली के कोने में एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां किसी की नजर न पड़े और आसपास मांस के कुछ टुकड़े फेंक दिए ताकि ऐसा लगे जैसे उसे किसी दूसरे जंगली जानवर ने खाया हो या किसी गैंग की लड़ाई के बाद जल्दबाजी में ठिकाने लगाया गया हो। इसके बाद तुमने अपनी दांत धब्बों से भरी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और उसे सीधे गंदे पानी वाले कूड़ेदान में फेंक दिया। स्कूल यूनिफॉर्म यह अतीत के उस छात्र की पहचान थी जो नियमों से चलता था और जिसे कोई भी आसानी से दबा सकता था। अब से वो पहचान खत्म हो गई है। तुमने कचरे के ढेर में से एक बड़ा काला हुड वाला कोट निकाला और फिर अपनी जेब में बचे आखिरी कुछ सिक्कों का इस्तेमाल किया। सड़क के किनारे की एक दुकान से सबसे सस्ता सफेद प्लास्टिक का मास्क खरीदा। उस मास्क पर एक अजीब सी कभी न बदलने वाली मुस्कान बनी हुई थी।
तुमने हुड पहन लिया, मास्क चेहरे पर लगाया और शीशे में एक बिल्कुल नई परछाई दिखाई दी। आज से इस दुनिया में लिनान नाम का कोई छात्र नहीं होगा तो बस रात और परछाइयों के बीच घूमने वाला एक शिकारी। तुमने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं और हर चीज की शुरुआत भी। आधे घंटे बाद तुम जियांगचेंग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ट्रेडिंग सेंटर में पहुंचे, ब्लैक गोल्ड मार्केट। इसका रास्ता एक बेकार पड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में बहुत अंदर जाकर था। दरवाजे पर दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे जिनकी कमर पर कुछ फूला हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि उन्होंने हथियार छिपा रखे हैं। उन दोनों ने तुम्हें स्माइली वाला मास्क पहने देखा और फटा पुराना कोट पहने देखा तो तुम्हें फौरन एक ऐसा नया आदमी समझ लिया जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। रुको, चेहरे पर घाव के निशान वाले आदमी ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसका लहजा अच्छा नहीं था। कहाँ से आया है रे तू, बच्चे? फालतू का मास्क पहनकर होशियारी दिखा रहा है। यहाँ के नियम जानता भी है या नहीं? दूसरा, जो गंजा था वो और भी सीधा था। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हें रोका। अंदर जाना है तो पहले तलाशी के लिए 100 स्टार कॉइन जमा कराओ। तुम रुक गए, कुछ नहीं बोले, बस शांति से उन दोनों को देखा और आखिर में तुम्हारी नजर घाव के निशान वाले आदमी की कमर पर रखे हथियार पर जाकर टिकी। 1 मीटर से भी कम। बिल्कुल सही। तुम्हें चुप देखकर घाव के निशान वाले आदमी ने अपने हथियार पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले कि वो हथियार निकाल पाता तुम्हारी दिमागी ताकत बंदूक की नली के बीचों बीच घुस चुकी थी। स्पेस खोलो, किनारा, नली को कवर करो, स्पेस बंद करो। खटाक, बंदूक की आधी नली कटकर सीधे जमीन पर गिर गई। कटा हुआ हिस्सा शीशे की तरह चिकना था। दोनों हटे कट्टे आदमी वहीं जम गए। घाव के निशान वाले आदमी ने अपने हाथ में बचे आधे हथियार को देखा, फिर जमीन पर पड़े धातु के उस आधे टुकड़े को देखा। एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वे ये भी नहीं देख पाए कि तुमने क्या किया था। अनजानी चीज ताकत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। गंजे आदमी ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और जबरदस्ती मुस्कुराया। आप अंदर आइए। तुमने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे उस अंडरग्राउंड दुनिया में चले गए जहाँ कोई कानून नहीं, सिर्फ मतलब की बात होती है। ब्लैक गोल्ड मार्केट अंदर से बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और अस्त व्यस्त था। हवा में मशीन के तेल, घटिया शराब और ओजोन की गंध मिली हुई थी। नियॉन साइन की रोशनी में हर किसी का चेहरा आधा रोशन और आधा अंधेरे में था। यहाँ बाहर से खास कवच पहने किराए के सैनिक थे। यहाँ गैर कानूनी दवाएं बेचने वाले डॉक्टर थे और कोनों में जानकारी और इनामी लिस्ट बदलने वाले लोग भी थे। तुमने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मार्केट के बीचों बीच बनी सबसे शानदार 3 मंजिला इमारत की ओर चल दिए। ब्लैक गोल्ड मर्चेंट गिल्ड काउंटर के पीछे करीब 100 किलो का एक मोटा दुकानदार सिर झुकाए एक कीमती पत्थर साफ कर रहा था। उसने बिना सिर उठाए पूछा, क्या बेचना है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने बस अपना हाथ काउंटर के ऊपर बढ़ाया और अपनी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया। धम्म, वो मुट्ठी के साइज का गहरे नीले रंग की चमक वाला क्रिस्टल कोर जोर से काउंटर पर आकर गिरा। उस मोटे की हरकतें एक पल के लिए रुकी और उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, लेकिन आखिरकार वो ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी था। उसके चेहरे पर हैरानी सिर्फ आधे सेकंड के लिए ही टिकी और फिर नफरत में बदल गई। उसने क्रिस्टल कोर उठाकर देखने का नाटक किया और लापरवाही से उसे काउंटर पर फेंक दिया। क्वालिटी कुछ खास नहीं है और एनर्जी भी मिली जुली है, बस दूसरे लेवल तक का है। 1 लाख बेचना है तो बेचो, वरना रहने दो। यह अब मोल भाव नहीं था, ये तो सीधे सीधे लूटने के बराबर था। लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आया। नहीं, तुमने मोल भाव किया। तुम बस हल्के से व्यंग्य में हंसे। तुमने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल कोर वापस अपने स्पेस में रख लिया और जाने के लिए मुड़ गए। वो मोटा आदमी तुरंत घबरा गया। जिसे बाजार की समझ नहीं होती वही पीछे पड़ा रहता है। तुम्हारी तरह पलटकर चले जाने का मतलब सिर्फ यही था कि तुम उससे ज्यादा जानते हो। रुको, कीमत पर दोबारा बात हो सकती है। तुम नहीं रुके। 2 लाख। तुम आगे बढ़ते रहे। 2.5 लाख, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तब जाकर तुम रुके और आधा मुड़े। रोशनी में तुम्हारा हंसता हुआ मास्क कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। 3 लाख बिना नाम वाले ब्लैक कार्ड में डाल दो। ये सुनकर उस मोटे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। आखिरकार उसने भारी मन से हाँ कर दी और जल्द ही पूरी तरह से काले रंग का बिना किसी निशान वाला एक मेटल कार्ड तुम्हारी ओर बढ़ाया गया। तुमने ब्लैक कार्ड उठाया और जाने के लिए मुड़ गए और जैसे ही तुम दरवाजे से बाहर निकले उस मोटे के चेहरे से मुस्कान भी तुरंत गायब हो गई। उसने कोने में शराब पी रहे एक हटे कट्टे आदमी को तुम्हें निपटाने का इशारा किया। वो आदमी दांत दिखाकर हंसा और 4 दूसरे टैटू वाले गुंडों के साथ चुपचाप तुम्हारे पीछे लग गया। तुमने शुरू से ही उन 5 को अपने पीछे महसूस कर लिया था। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि रास्ते में तुमने अपनी खास शक्ति को इस्तेमाल करने का एक नया तरीका भी आजमा लिया था। तुमने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और कदम बढ़ाते ही उसे अपने स्पेस में रख लिया और फिर अगला कदम रखते ही उसे अपने सामने की ओर छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उस पत्थर के टुकड़े में तुम्हारे दौड़ने की काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो गोली की तरह आगे निकल गया। उसी पल तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा स्टोरेज स्पेस सिर्फ चीजों को काट ही नहीं सकता बल्कि काइनेटिक एनर्जी को कुछ देर के लिए जमा करके छोड़ भी सकता है। तो बस पलटकर वार करने का एक और भी बेहतर प्लान तुम्हारे दिमाग में तुरंत तैयार हो गया। तुम जानबूझकर उन 5 को ब्लैक मार्केट की भूल भुलैया जैसी गलियों में घुमाते रहे और आखिरकार एक बेकार पड़ी 3 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में चले गए। ये जगह अंधेरी और सुनसान थी। न कोई इंसान था और न ही कोई कैमरा। मुसीबत से निपटने के लिए ये सबसे सही जगह थी और हुआ भी वही। जैसे ही तुम रुके उन 5 ने तुम्हें तुरंत अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। उन्होंने तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए
उनका लीडर, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था, हाथ में मेटल की तलवार लिए हुए था। उसके चेहरे पर बिल्ली और चूहे के खेल वाला मजाक साफ दिख रहा था। ओए लड़के, भागना तो तुझे खूब आता है। कार्ड यहीं छोड़ दे और जो कुछ भी तेरे पास है सब निकाल दे। हम भाइयों का आज मूड अच्छा है, हो सकता है तुझे थोड़ी कम तकलीफ दे। तुम धीरे धीरे मुड़े। धीमी पीली रोशनी में सफेद स्माइली मास्क अजीब और खौफनाक लग रहा था। तुम्हें गुस्सा नहीं आया और न ही तुमने कोई धमकी दी, बस एक शांत बेजान आवाज में एक सवाल पूछा। तुम्हारे सिर की कोई कीमत है क्या? वो हट्टा कट्टा आदमी पहले तो चौंक गया, फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। दोनों हाथों से चाकू पकड़कर उसने सीधा तुम्हारे माथे पर एक जोरदार वार किया। चाकू की धार हवा को चीरती हुई सनसनाते हुए नीचे आई। अगर कोई आम इंसान होता तो यह एक ही वार उसे सिर से सीने तक चीरने के लिए काफी था, लेकिन तुम पीछे हटने के बजाय चाकू की धार की ओर एक कदम आगे बढ़े। जैसे ही चाकू की धार नीचे आने वाली थी, स्पेस का किनारा पहले ही चाकू के ऊपर से गुजर चुका था और इस तरह चाकू का सबसे धारदार अगला आधा हिस्सा हवा में गायब हो गया। हट्टे कट्टे आदमी के हाथ हल्के हो गए और जोर खाली जाने की वजह से वो तेजी से आगे की ओर लड़खड़ा गया और तुम इसी मौके का फायदा उठाकर उसके 1 मीटर के दायरे में आ गए थे। स्पेस खोलो, किनारा, गर्दन को ढको, स्पेस बंद करो। एक दबी हुई आवाज के साथ उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे की क्रूरता और गुस्सा पल भर में जम गया। उसका सिर गर्दन पर बने टैटू के साथ गायब हो गया। अगले ही पल कटी हुई गर्दन से लाल रंग का फव्वारा आसमान की ओर उछला। वो बिना सिर वाला शरीर आगे की ओर दौड़ने की मुद्रा में ही रहा और जमीन पर धड़ाम से जा गिरा। हवा में पल भर के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। बाकी बचे चारों गुंडे अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरों पर मुस्कान भी जम गई थी। अब सिर्फ और सिर्फ खौफ बाकी था। वे ये भी नहीं समझ पाए कि तुमने क्या किया था। उन्होंने बस इतना देखा कि एक जिंदा इंसान का सिर यूं ही गायब हो गया। आखिरकार किसी ने टूटकर चीख मारी, भूत है। चारों मुड़े और भागने लगे, लेकिन तुम उन्हें जिंदा जाने नहीं दे सकते थे। तुमने एक कदम बढ़ाया, तुम जमीन से चिपके हुए एक भूतिया साई की तरह सबसे नजदीक वाले आदमी के पास पहुँचे। उसे पीछे मुड़कर देखने का भी मौका नहीं मिला। उसे बस अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ और अगले ही पल उसे कुछ भी पता नहीं था। दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा। तुमने कोई फालतू हरकत नहीं की। हर बार बस सबसे आसान, सबसे जानलेवा तरीके से करीब जाकर सिर को घेरा और बंद कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में बस कुछ ही सेकंड लगे। पार्किंग में अब सिर्फ 5 बेतरतीब पड़ी लाशें थी। जमीन पर लाल रंग का तरल तेजी से फैल रहा था, जैसे नरक की कोई तस्वीर बिछा दी गई हो, और तुम बीच में खड़े थे। लेकिन तुम्हारे काले ओवरकोट पर एक भी छींटा नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल साफ था। तुम नीचे झुके और शांति से उन लोगों की तलाशी लेने लगे। कुछ मिनटों बाद तुम उठे। जो मिला वो बुरा नहीं था। कैश की कुछ गड्डियां, लगभग 30,000 से ज्यादा स्टार कॉइन और एक शानदार बनावट वाला मिलिट्री एलॉय का खंजर भी। तुमने पैसे और खंजर को स्पेस में रख दिया। फिर तुमने अपनी सबसे अंदरूनी जेब में रखे ब्लैक कार्ड को टटोला। 3 लाख और ये 30,000 से ज्यादा मिलाकर काफी है। आखिरकार काफी हो गए। उस अजीब मुस्कुराते हुए मुखौटे के पीछे से तुम्हारी नजरें जैसे अंधेरे की परतों को चीरती हुई अस्पताल के आईसीयू में उस पीले पड़े छोटे से चेहरे को देख रही थी। वो आंखें जो हमेशा से ठंडी और बेजान थी, आखिर उनमें थोड़ी जान आ ही गई। शाह भाई के पास अब तुम्हें बचाने के लिए पैसे हैं, तुमने धीरे से कहा और उस ब्लैक कार्ड को संभालकर अपनी सबसे करीबी जेब में वापस रख लिया। इसके बाद तुम वहाँ नहीं रुके, मुड़े और निकल गए। खून से सनी उस पार्किंग को अंधेरे में पीछे छोड़कर तुम्हारे जाने के 5 मिनट के अंदर ही तड़ 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 तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। ब्लैक गोल्ड कॉमर्स गिल्ड का मोटा मैनेजर अपने साथ एनर्जी गन में हुए 10 से ज्यादा लोगों को लेकर खूंखार दिखने वाले गार्ड्स के साथ गुस्से में उस सुनसान पार्किंग में पहुंचा। वो लोग कहाँ हैं? लानत है, 5 लोग मिलकर भी एक को नहीं पकड़ पाए और उसे भागने दिया। जब वो लड़का हाथ आएगा, मैं अपने हाथों से उसे मोटे मैनेजर की गालियाँ सामने का नजारा देखते ही अचानक बंद हो गई। उसके चेहरे की चर्बी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी वो छोटी छोटी आंखें जो दबकर बस एक लकीर जैसी दिखती थी, इस वक्त पूरी तरह खुली हुई थी और खून से लाल हो रही थी। 5 लाशें जिनके सिर धड़ से अलग थे। उसका सबसे काबिल गुंडा, वो लीडर जिसके पास C क्लास की हॉर्डन स्किन की ताकत थी, खून के तालाब में एक फटी हुई बोरी की तरह पड़ा था। उसकी गर्दन पर जो कट का निशान था, इतना चिकना था कि उसे आईने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। एक सहरन पैदा करने वाली ठंड मोटे मैनेजर की रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था और वो उस ठंडे चिपचिपे तरल में बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके दांत ऊपर नीचे बज रहे थे। ये कट। उसने आईने जैसी चिकनी कटी हुई गर्दन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में रोना और बेहिसाब डर था, जलने का कोई निशान नहीं। ये स्पेस कटिंग है। स्पेस के नियमों का इतनी सटीकता और इतने भयानक तरीके से इस्तेमाल कर पाना, इसके लिए कम से कम B क्लास के पीक पर या फिर A रैंक का स्पेस टाइप का कोई बड़ा महारथी होना चाहिए। मोटे मैनेजर का दिमाग भना गया और एकदम सुनना पड़ गया। आखिर उसने किस बला को छेड़ दिया था? जियान चेंग शहर में ऐसा कातिल देवता कब आ गया? रात गहरी थी, बारिश रुक चुकी थी। तुमने पहले जीरो का प्रतीक, उस काले रंग के विंड ब्रेकर को, स्माइली फेस मास्क और उस दागदार मिलिट्री चाकू को अपने स्टोरेज स्पेस में रख दिया। फिर तुमने वापस वही कपड़े पहन लिए जो तुमने कूड़ेदान से उठाए थे, वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म जिसे बाद में धोकर साफ कर लिया था, और पीठ पर वो बैग टांग लिया जो धुल धुल कर बेरंग हो चुका था। तुम एक बार फिर से वही आम, बल्कि कुछ हद तक दुबले पतले दिखने वाले स्टूडेंट बन गए।
लेकिन कपड़े तो बदले जा सकते थे, पर तुम्हारी आंखों का भाव नहीं। वो लड़का जिसकी आंखों में कभी हीन भावना और सब कुछ सहने का भाव होता था, वो कल रात की बारिश वाली गली में कहीं खो चुका था। अब जो तुम थे, तुम्हारी आंखों की गहराई में एक कभी न पिघलने वाली ठंडक और तेजी थी। इसके बाद तुम सीधे जियांगचेंग सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल गए। देर रात पेमेंट काउंटर के सामने ड्यूटी पर मौजूद नर्स को नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने वो गुमनाम ब्लैक कार्ड जोर से कांच की खिड़की पर पटका, वो डरकर चौंक गई और उसके चेहरे पर चिढ़ का भाव पूरी तरह से आ भी नहीं पाया था। तुमने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, आईसीयू, लिंशिया, सबसे अच्छी स्पेशल दवा का इस्तेमाल करो फौरन। अभी कार्ड में 3,30,000 है। अगर ये काफी नहीं है तो मैं कोई और तरीका सोचूंगा। तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, लेकिन उसमें मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। नर्स पहले तो चौंक गई, फिर उसने नीचे झुककर उस बेनाम ब्लैक कार्ड को देखा जो एक बहुत बड़ी रकम का सबूत था। फिर उसने ऊपर देखकर तुम्हारी सस्ती सी स्कूल यूनिफॉर्म को देखा और उसकी आंखों में साफ साफ हैरानी भर गई। एक लड़का जो गरीब स्टूडेंट जैसा दिख रहा है, वो इतनी आसानी से 3 लाख से ज्यादा स्टार कॉइन्स निकाल सकता है। इस फर्क ने उसे एक पल के लिए इतना हैरान कर दिया कि उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन ब्लैक कार्ड का बैलेंस झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए आखिरकार उसने तुरंत अपना रवैया बदला और डॉक्टर से संपर्क करने के लिए उठ खड़ी हुई। सबसे ऊंचे दर्जे के इलाज की व्यवस्था की गई। आधे घंटे बाद सबसे नई जीन रिपेयर दवा आखिरकार धीरे धीरे लिंशिया के शरीर में डाली गई। जब तक कि तुमने अपनी बहन का कागज जैसा सफेद छोटा सा चेहरा नहीं देखा, आखिरकार उस पर धीरे धीरे थोड़ी सी रौनक लौट आई। तुम्हारी हमेशा से तनी हुई नसें तब जाकर थोड़ी ढीली पड़ी। कमरे में बहुत शांति थी। तुम बिस्तर के पास बैठे पसीने से भीगे उसके बालों को ठीक कर रहे थे। तुम्हारे हाथ बहुत धीरे चल रहे थे और सिर्फ इसी पल में तुम्हारी आंखों में वो गुस्सा और जान लेने का इरादा जो हड्डियों को भी जमा दे धीरे धीरे कम हो रहा था और एक अजीब सी भोली सी नरमी में बदल रहा था। लिंशिया, इस ठंडी दुनिया में जीने के लिए तुम्हारा एकमात्र सहारा है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन वो भले ही बीमारी की वजह से कमजोर थी, उसका दिमाग अब भी बहुत तेज था। उसकी पलकें कांपी और उसने धीरे धीरे आंखें खोली और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से पूछा कि क्या तुम कोई खतरनाक काम करने गए थे। उसे तुम्हारे ऊपर से वो हल्की सी लेकिन छिप न पाने वाली जंग की महक आ रही थी और उसे तुम्हारे अंदर पहले से बिल्कुल अलग एक ठंडक भी महसूस हुई। तुम्हारा दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर फिर भी एक नर्म सी मुस्कान आ गई और तुमने हमेशा की तरह उसका सिर सहलाया और धीरे से उसे झूठ कहा, नहीं, भाई ने बस स्कूल में एडमिशन की वो सीट एक अमीर घराने के लड़के को बेच दी है। उसके बदले कुछ पैसे मिल गए। पहले तुम्हारा इलाज कराना था। ये सुनते ही लिंशिया की आंखें तुरंत बुझ सी गयी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो सीट तुम्हारे लिए क्या मायने रखती थी और ये भी जानती थी कि तुमने इतने सालों में उस सीट के लिए कितनी मेहनत की थी। इसलिए उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा कि वो तुम पर बोझ बन गई है। लेकिन तुमने बस उसकी नाक को हल्के से छुआ और एक बच्चे को बहलाने की तरह मुस्कुराते हुए कहा, एक बेकार सी सीट ही तो थी, चली गई तो चली गई। भाई अगर पढ़ाई नहीं भी करेगा तब भी सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। तुम अभी फालतू की बातें मत सोचो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। जब तुम ठीक हो जाओगी तो भाई तुम्हें शहर के दक्षिण में मिलने वाली वो मीठी कैंडी खाने ले जाएगा। जब लिंशिया दोबारा सो गई तो तुमने उसका कंबल ठीक से उड़ा दिया। फिर तुम उसे काफी देर तक चुपचाप देखते रहे, कमरे से बाहर निकलने तक। तुम्हारे चेहरे पर बची खुची वो जरा सी नरमी भी पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह रात से भी ज्यादा ठंडे जान लेने वाले इरादे ने ले ली। झाओजे, जिसने तुम्हारी सीट छीनी, तुम्हारी बहन की बेइज्जती की, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला, अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह जियांगजिंग फर्स्ट हाई स्कूल के गेट से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन जब वो तुम पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारे अंदर की उस अनजानी ठंडक ने उसे रोक दिया हो। तुम पिछले 3 सालों के हर दिन की तरह पुराना बस्ता टांगे तुम स्कूल में घुसे। बस इस बार तुम क्लासरूम में वापस नहीं गए, बल्कि सीधे डीन के ऑफिस गए और वहाँ से एक फॉर्म लिया, सोसाइटी मार्शल आर्टिस्ट की बड़ी परीक्षा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब से तुम्हारी गारंटी वाली सीट को जाओजे ने जबरदस्ती छीन लिया है, तब से स्कूल वाला रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया है। जब ऐसा है तो तुमने एक ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना है, ज्यादा खतरनाक लेकिन साथ ही मंजिल तक पहुंचाने वाला सीधा रास्ता। सोसाइटी मार्शल आर्टिस्ट की बड़ी परीक्षा, जिसमें खतरा बहुत ज्यादा है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग या तो वो होते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई रिसोर्स नहीं होता, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना भविष्य बनाते हैं, या फिर वो जिन्हें आखिरी रास्ते पर धकेल दिया गया हो, जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और तुम, जाहिर है कि तुम दूसरी तरह के लोगों में से हो। हालांकि तुम फॉर्म लेकर डीन के ऑफिस से बाहर निकले ही थे कि आगे कॉरिडोर से एक बहुत ही चुभने वाली आवाज आई, अरे ये हमारे स्कूल का पुराना जीनियस लिनन नहीं है क्या? तुमने सिर उठाकर देखा, जाओजे अपने कुछ चमचों के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा था। यहाँ तक कि उसने भड़कीले मेकअप वाली एक लड़की को भी बाहों में पकड़ रखा था और उसका चेहरा कामयाबी के नशे में चूर था। उसका वो अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे कोई दूसरों की हड्डियों पर चढ़कर ऊंचाई पर पहुंच गया हो और फिर जानबूझकर पीछे मुड़कर मजाक उड़ाने वाला कोई विजेता हो। वो तुम्हारे सामने आया। पहले तो उसने जानबूझकर तुम्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर ताना मारते हुए बोला, कह रहा था कि तुम कल क्लास में नहीं आए, क्या घर पर दुखी हो रहे थे? तुमने उसे नजरअंदाज किया और बगल से निकलने के लिए मुड़े, लेकिन जाओजे ने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया और फिर उसकी नजर नीचे गई और तुम्हारे हाथ में मौजूद उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पड़ी। उसने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया
उस पर लिखे शब्दों को देखकर वो पहले तो चौंक गया और फिर ऐसे जोर जोर से हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। सोसाइटी मार्शल आर्टिस्ट की बड़ी परीक्षा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अरे तुम लोग जल्दी देखो, एक ही क्लास स्टोरेज स्पेस वाला बंदा सोसाइटी की बड़ी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहता है। क्या तू अपनी जिंदगी से बोर हो गया है जो वीरान इलाके में अजीब जानवरों को खाना डिलीवर करने जा रहा है? उसकी आवाज बहुत तेज थी, इसलिए जल्दी कॉरिडोर में स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें जरूर कोई सदमा लगा है। कुछ लोग अफसोस में सिर हिला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे जैसे इंसान का सोसाइटी की बड़ी परीक्षा में हिस्सा लेना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। और कुछ लोग तो बस तमाशा देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि जाओजे के हाथों बेइज्जत होने के बाद क्या तुम पहले की तरह ही सिर झुकाकर अपनी किस्मत मान लोगे। इन लोगों की नजरों में तुम्हारा पिछला सब्र और चुप्पी बहुत पहले ही कमजोरी समझ ली गई थी, इसलिए उन सब ने यही सोचा कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी समय जब सब लोग ऐसा सोच रहे थे, जाओजे ने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमीन पर फेंक दिया और फिर अपना पैर उठाया। उसने अपने कई हजार स्टार कॉइन की कीमत वाले लिमिटेड एडिशन टैक्टिकल बूट से उसे जोर से कुचल दिया। उसे आगे पीछे रौंदते हुए वो तुम्हें नीची नजरों से देख रहा था। उसका लहजा बेहद जहरीला था। नाकाबिल, तुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। ये कागज का टुकड़ा तेरी झूठी उम्मीद है। इसे कुचलना मेरे लिए एक चींटी को मसलने जितना आसान है। अगर यह पहले होता तो शायद तुम सच में अपना सिर झुका लेते। तुमने चुपचाप वो कागज उठाया और सारा अपमान अंदर ही घूट लिया। लेकिन अफसोस, अब वक्त बदल चुका था। तुमने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। तुम्हारे चेहरे पर गुस्से की कोई दहाड़ नहीं थी और न ही अपमान के आंसू, बस एक भयानक शांति थी। वो डरावनी काली आंखें रोशनी निगलने वाली दो गहरी खाइयों जैसी लग रही थी। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के धड़ाम की एक भारी आवाज जो गलियारे में गूंज उठी। तुम्हारा शरीर हल्का सा नीचे की ओर ढलसा। तुम्हारी टांग एक पल में ही एक धुंधली परछाई में बदल गई। एक जोरदार और भारी सीधी किक जो सीधे झाओजे के पेट में जाकर लगी। वो किक बहुत तेज थी और बहुत भारी भी। झाओजे के चेहरे से वो मजाक उड़ाने वाली मुस्कान हट भी नहीं पाई थी कि उसका पूरा शरीर ऐसा हो गया मानो उसे किसी तेज रफ्तार वाली खूंखार जानवर ने सीधी टक्कर मार दी हो और वो झींगे की तरह दोहर हो गया। उसके मुंह से खट्टे पानी और पीठ की उल्टी निकल पड़ी और फिर उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वो पूरे 3 मीटर से भी ज्यादा दूर पीछे जाकर गिरा। धड़ाम, खटाक, उसकी पीठ जोर से गलियारे के नोटिस बोर्ड से जा टकराई। टेम्पर ग्लास का पूरा शीशा पल भर में टूट गया और उसके अनगिनत टुकड़े चारों ओर बिखर गए। एक पल के लिए वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि तुम हाथ उठाओगे और किसी ने तो ये भी नहीं सोचा था कि तुम एक ही किक में झाओजे का ये हाल कर दोगे। झाओजे टूटे हुए कांच के ढेर से कीचड़ की तरह नीचे फिसल गया और जमीन पर सिकुड़ कर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो दर्द के मारे ठीक से चीख भी नहीं पा रहा था। और तुमने बस धीरे धीरे अपना पैर पीछे खींचा और वहीं खड़े रहे। ऐसा लग रहा था मानो तुमने अभी किसी इंसान को किक मारकर उड़ाया ही ना हो, बल्कि बस यूं ही धूल झाड़ी हो। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ था। झाओजे के पीछे खड़ी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का छोटे बालों वाला आदमी जो अब तक चुपचाप खड़ा था अचानक सामने आ गया। उसकी कनपटियां उभरी हुई थी। उसके पूरे शरीर से अचानक एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी और उसके जोर लगाने से पैरों के नीचे की टाइलों में भी कुछ दरारें पड़ गयी। डी क्लास शक्ति प्रकार का अवेकन। ये झाओ परिवार का दिया हुआ झाओजे का खास बॉडीगार्ड था और सेना से रिटायर हुआ एक असली का खतरनाक आदमी था। लड़के, तेरी हिम्मत तो बहुत है। एक जोरदार चीख के साथ वो बॉडीगार्ड एक तोप के गोले की तरह तुम्हारी ओर लपका। उसका भारी भरकम मुक्का हवा को चीरती हुई आवाज के साथ सीधे तुम्हारे चेहरे की तरफ आया। आसपास के सभी छात्र घबरा गए। चीखने की आवाजें, हांफने की और पीछे हटने की आवाजें सब एक में मिल गयी, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस तरह का शक्ति प्रकार का अवेकन एक ही मौके में हड्डी तोड़ सकता है। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुम पीछे हटे ही नहीं, बल्कि ठीक उसी पल जब वो मुक्का तुम्हारी नाक को छूने वाला था, तुम उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। साफ साफ कहूं तो तुम सीधे उससे नहीं टकराए, बल्कि पानी की एक बूंद की तरह अजीब तरह से फिसलकर उसके बहुत करीब चले गए, सीधे 1 मीटर से भी कम दूरी पर। वो बॉडीगार्ड पहले तो एक पल के लिए चौंक गया, फिर तिरस्कार से हंसने लगा, क्योंकि उसकी नजर में नजदीकी लड़ाई ही शक्ति प्रकार के अवेकन लोगों का सबसे मजबूत क्षेत्र होता है। इसलिए उसने तुरंत अपना मुक्का वापस खींचकर दांव बदला और अपनी दोनों बाहों को जोर से बीच में एक दूसरे की तरफ बढ़ाया। दिल तो किया कि तुम्हें हड्डियों और आंतों समेत पीस कर रख दूं। अफसोस, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 1 मीटर के दायरे में होना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ये करीब आना नहीं, बल्कि सजा पाना है। स्पेस की एक अनदेखी लहर पलक झपकते ही गुजर गई। तुमने कोई फालतू हरकत तक नहीं की, बस अपने मन में एक ख्याल आने दिया। स्पेस, खुल जाओ। किनारे, दोनों बाजुओं के जोड़ों को ढक लो। स्पेस, बंद हो जाओ। दांतों को कंपा देने वाली एक कड़क आवाज के बाद स्कूल के सभी टीचरों और स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी का सबसे ना भूलने वाला नजारा देखा। उस बॉडीगार्ड की दोनों बाजुएं तुम्हारे शरीर को छूने से बस 1 इंच पहले एकदम सफाई से कोहनी से कटकर अलग हो गई। हाथ और मुट्ठियों वाले बाजू के दोनों मोटे टुकड़े अभी भी एक साथ जुड़ने की मुद्रा में थे और अचानक शरीर से अलग हो गए। फिर छपाक की 2 आवाजों के साथ जमीन की टाइलों पर जा गिरे। कटने की जगह शीशे की तरह चिकनी थी। पहले मौत सा सन्नाटा छाया रहा और फिर उसके तुरंत बाद लाल रंग का तरल पदार्थ जैसे आधा सेकंड देर से उन अजीब और चिकने कटानों से फव्वारे की तरह फूट पड़ा।
एक पल में ही गलियारे की दीवार पर पंखे के आकार के बड़े निशान बन गए। उस बॉडीगार्ड ने नीचे अपनी खाली कोहनियों को देखा, फिर जमीन पर पड़े अभी भी फड़कते हुए बाजू के उन 2 टुकड़ों को देखा। उसके चेहरे की हैवानियत पूरी तरह से जम गई थी। अगले ही पल जब तेज दर्द सच में उसके दिमाग तक पहुंचा, तभी उसने अचानक एक अमानवीय चीख मारी और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एक कटने वाले जानवर की तरह जमीन पर लौटने लगा। इस पल पूरा गलियारा इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हर कोई सन्न रह गया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि तुमने क्या किया था। यहाँ तक कि उन्होंने किसी खास शक्ति की हल्की सी लहर भी महसूस नहीं की। एक डी ग्रेड के पावर टाइप अवेकेंड की दोनों बाजुएं बस यूं ही कट गयी और तुम खून के तालाब में तड़पते हुए उस बॉडीगार्ड के ऊपर से शांति से गुजर गए। एक एक कदम करके झाओ जे की ओर बढ़ने लगे। इस पल झाओ जे की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। वो अपने हाथों और पैरों के सहारे पीछे की ओर रेंग रहा था और जल्द ही उसकी पैंट गीली हो गई। वो डर के मारे सच में अपना आपा खो बैठा था। तुम उसके सामने गए, रुके और फिर सैकड़ों डरी हुई, सहमी हुई और हैरान नजरों के बीच तुमने धीरे धीरे अपना पैर उठाया और उस धुले हुए सस्ते स्पोर्ट्स शू से झाओ जे के सूजे और बिगड़े हुए चेहरे पर जोर से पैर रख दिया। उसके सिर को कांच के टुकड़ों से भरी ठंडी जमीन पर बुरी तरह से रगड़ दिया। जिल्लत, ऐसी जिल्लत जो पहले कभी नहीं हुई थी। तुमने नीचे अपने पैर के नीचे डर से बिगड़े हुए उस चेहरे को देखा। आवाज तेज नहीं थी, पर उत्तरी ध्रुव की बर्फीली हवा की तरह थी, जो वहाँ मौजूद हर किसी के कानों में साफ साफ गूंज रही थी। तुम्हारा वो गारंटीड एडमिशन, मुझे उसकी परवाह नहीं। फाइनल एग्जाम में मैं सबके सामने अपने हाथों से तुम्हारी हर उस चीज को चकनाचूर कर दूंगा जिस पर तुम्हें घमंड है। ये कहकर तुमने धीरे धीरे अपना पैर उठाया। उसे दोबारा देखने तक की परवाह किए बिना तुम मुड़ गए। तुम झुके, हाथ से हल्की से धूल झाड़ी और फिर अपना पुराना बस्ता टांग लिया और सबके अपने आप रास्ता देने पर तुम तेज कदमों से निकल गए। गलियारे की खिड़की से आती सूरज की रोशनी तुम्हारी परछाई को बहुत लंबा खींच रही थी। अकेलापन, खामोशी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबाव था जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। और उसी समय प्रिंसिपल के ऑफिस में बूढ़े प्रिंसिपल मॉनिटर की रिकॉर्डिंग को घूर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन उस पल पर रुकी हुई थी जब तुमने बॉडीगार्ड के दोनों हाथ काट दिए थे। कोई साफ ऊर्जा का रिसाव नहीं, कोई असाधारण ऊर्जा की हलचल नहीं। यहाँ तक कि स्पेस में हुई हलचल भी इतनी कमजोर थी कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। और जितना ऐसा था, मामला उतना ही भयानक था, क्योंकि इसका मतलब था कि तुम्हारी शक्ति लड़ने से नहीं बल्कि सीधे नियमों के स्तर पर काम करती है। बूढ़े प्रिंसिपल जितना देखते उतना ही डर जाते। उनके हाथ में चाय का कप भी ठीक से नहीं टिक पाया। वो सीधा जमीन पर गिरकर टूट गया। यह कोई ई क्लास स्टोरेज स्पेस बिल्कुल नहीं है। ये तो अंतरिक्ष के नियमों का साक्षात रूप है। इस पल उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि जियांगचेंग शहर में एक असली राक्षस पैदा हो गया है। इसलिए उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया और तुम्हारी उस 3 मिनट की मॉनिटरिंग फुटेज को एस क्लास टॉप सीक्रेट घोषित करने का आदेश दिया। सारा ओरिजिनल डेटा सील कर दिया जाए, कोई भी उसे नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हारे पिछले 3 सालों की पूरी फाइल भी निकालने को कहा। लेकिन स्कूल को तुम्हारी कीमत का एहसास अभी अभी हुआ था और उधर झाओ परिवार ने तुम्हें जान से मारने का मन बना लिया था। झाओ परिवार के विला में शानदार क्रिस्टल झूमर के नीचे का माहौल किसी बर्फी खाने जैसा दबा हुआ था। झाओ जे सूजे हुए चेहरे के साथ सोफे पर लेटा बदला लेने के लिए चिल्ला रहा था। वो तुम्हारी दर्दनाक मौत चाहता था, जबकि झाओ शियोंग बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे पूरी बात सुनी और फिर सीधे एक एन्क्रिप्टेड कॉल मिलाई। कॉल पर दूसरी तरफ जो शख्स था उसका नाम था लकड़बग्घा। वो वीराने इलाकों में गंदे काम करने वाला, गैर कानूनी काम करने वाले अपराधियों का एक दस्ता था। झाओ शियोंग ने बात शुरू करते ही 1 करोड़ स्टार कॉइन का ऑफर दिया तुम्हारी जान खरीदने के लिए, लेकिन ये जानने के बाद कि तुमने एक ही झटके में डी क्लास बॉडीगार्ड के दोनों हाथ बेकार कर दिए थे। लकड़बग्घे ने तुरंत कीमत बढ़ा दी और नए उपकरणों के लिए 50 लाख और मांगे, और यह भी साफ कर दिया कि वे सिर्फ एक हादसा रचने के लिए जिम्मेदार होंगे। आखिर में सारे निशान जंगली जानवर साफ कर देंगे, सेना को कभी कोई सुराग नहीं मिलेगा। झाओ शियोंग बिना किसी झिझक के मान गया। उसकी नजर में तुम चाहे कोई भी राक्षस हो, जब तक तुम वीराने में हो, देर सवेर तुम जंगली जानवरों द्वारा फाड़ी गई एक लाश में बदल जाओगे। 3 दिन बाद राष्ट्रीय क्षमता परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे थे। जियांगचेंग शहर की सेना और शिक्षा विभाग ने मिलकर आखिरी बार एक बड़े पैमाने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया। जगह शहर के बाहर 07 नंबर का वीराना इलाका थी। इस ट्रेनिंग ने सभी 12वीं के छात्रों को इसलिए पागल कर दिया था क्योंकि यह न केवल उनकी फाइनल परीक्षा की रेटिंग को सीधे प्रभावित करेगी, बल्कि सेना ने बहुत बड़े इनाम भी रखे थे। खासकर पहले नंबर का इनाम, एक अनमोल 3रे स्तर का एनर्जी कोर। ये चीज किसी भी जागृत व्यक्ति में जलन पैदा करने के लिए काफी थी। मैदान मिलिट्री की होवर बसों से भरा हुआ था। छात्र छोटे छोटे झुंडों में थे, उत्साहित, घबराए हुए और उम्मीदों से भरे हुए थे। और तुम एक पुराना टैक्टिकल बैग लटकाए हुए एक कोने में अकेले खड़े थे और आसपास के किसी भी शख्स से बिल्कुल अलग लग रहे थे। उस दिन गलियारे की लड़ाई के बाद किसी की भी तुम्हारे 3 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम एक बर्फ के टुकड़े की तरह हो और एक ब्लैक होल की तरह भी, जिसे देखकर लोग डरते भी हैं और उससे दूर भी रहते हैं। पर ठीक तभी एक बेहद आकर्षक लड़की भीड़ को चीरती हुई तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। सुशुए,
जियांगचेन के नंबर 1 हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और वहाँ की सबसे बड़ी जीनियस भी। उसके पास एस क्लास की बर्फीली खासियत है और वो हमेशा लोगों की तारीफें बटोरती है। उसने सफेद रंग का टाइट कॉम्बैट सूट पहना हुआ था और उसके बर्फीले नीले बाल धूप में चमक रहे थे। वो किसी खूबसूरत लेकिन तेज धार वाली बर्फीली छुरी की तरह लग रही थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आवाज में तुम्हें याद दिलाने का भाव तो था ही, साथ में हमेशा की तरह खुद को बड़ा समझने का घमंड भी था। ये वीरान इलाका स्कूल का कॉरिडोर नहीं है। तुम एक क्लास वाले हो। अच्छा होगा कि तुम बाकी लोगों के साथ रहो। अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में जान मत गंवा देना। उसके नजरिए से देखे तो शायद वो तुम्हारा भला ही चाहती थी, पर तुम्हारे लिए इस तरह की मेहरबानी जो मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए कि नींद पर टिकी हो, वो अपने आप में ही बहुत परेशान करने वाली है। इसलिए तुमने बस एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और ठंड से बस 2 शब्द कहे, बकवास। सुशुए वहीं हैरान रह गई। उसने जाहिर तौर पर ये नहीं सोचा था कि वो खुद से आगे बढ़कर किसी को सलाह देगी और बदले में उसे ये 2 शब्द सुनने को मिलेंगे। और फिर उसे एकदम से गुस्सा आ गया। वो गुस्से से मुड़ी और ये कहते हुए चली गई, एहसान फरामोश कहीं के, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वहाँ कैसे मुंह के बल गिरते हो। और तुमने बस अपना सिर वापस नीचे झुका लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हारे लिए फालतू लोग सिर्फ शोर के बराबर हैं। जल्द ही होवर बस एक बहुत बड़े अलॉय के गेट से गुजरी और 07 नंबर के वीरान इलाके में दाखिल हुई। ये जगह शहर से बिल्कुल अलग थी। आसमान छूते अजीब विशाल पेड़, आपस में उलझी हुई मोटी मोटी बेलें और हवा में नमी और सड़ांध की बदबू, और साथ ही अंधेरे में हर तरफ से घूरे जाने का एहसास। यहाँ की हर एक चीज ये याद दिला रही थी कि ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ सच में जान जा सकती है। इंस्ट्रक्टर के आदेश देते ही हजारों स्टूडेंट्स तुरंत जंगल में घुस गए। ज्यादातर लोग बहुत होशियार थे। उन्होंने सबसे पहले टीम बनाने का फैसला किया। 10-20 लोग या दर्जनों लोग झुंड बनाकर चल रहे थे और सावधानी से बाहरी इलाके में पहले दर्जे के अजीब जानवरों का शिकार कर रहे थे। आखिरकार आम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सींग वाले भेड़िए और लोहे की खाल वाले सुअर जैसे पहले दर्जे के जानवर ही काफी खतरनाक थे। पर तुमने किसी भी टीम में शामिल होना नहीं चुना। जंगल में कदम रखते ही तुम भीड़ से अलग हो गए और अकेले घने जंगल की गहराइयों की तरफ चल दिए। तुम्हारा निशाना सीधा उस जगह पर था जिसे नक्शे पर गहरे लाल रंग से खास तौर पर दूसरे दर्जे के जानवरों का एक्टिव इलाका बताया गया था। दूसरे लोग खतरे से डरते हैं, इसलिए झुंड बनाकर चलते हैं, पर तुम्हें चाहिए रफ्तार। घने जंगल में रोशनी बहुत कम थी। एक आम इंसान को हर कुछ कदम पर यह डर लगा रहता कि कहीं किसी पेड़ के पीछे से कोई चीज अचानक हमला न कर दे। पर तुम्हारी मानसिक शक्ति पहले ही एक अदृश्य रडार की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। 100 मीटर के दायरे में होने वाली कोई भी हलचल तुम्हारी पकड़ से बाहर नहीं थी। और इस तरह शिकार शुरू हुआ। सामने बाईं तरफ 30 मीटर दूर पेड़ पर एक दूसरे दर्जे का जहरीला सांप अपनी जीभ लपलपा रहा था। वो अपने शिकार के खुद चलकर आने का इंतजार कर रहा था। तुम तो रुके तक नहीं। जैसे ही वो पास से गुजरा, स्पेस खुला और बंद हो गया। उसका सिर गायब हो चुका था। वो एक सेकंड लेवल की नुकीले पंजों वाली बिल्ली थी जो किसी लाश को खा रही थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी और मारने की काबिलियत हैरान करने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से बाहर कूदी, जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसका सिर बीच हवा में गायब हो गया। सिर्फ उसका बिना सिर वाला शरीर आगे की ओर लुढ़कता चला गया। और वो सेकंड लेवल का रॉक पेंगोलिन भी था जो अपने डिफेंस के लिए मशहूर था। उसका कवच इतना सख्त था कि वो मामूली तलवारों और कुल्हाड़ियों का सामना कर सकता था, लेकिन उसने जमीन से अपना आधा शरीर ही बाहर निकाला था कि उसका कवच और मांस एक साथ स्पेस के जरिए 2 बराबर टुकड़ों में कट गए। तुम जब भी किसी एक को खत्म करते तो आसानी से उसका क्रिस्टल कोर निकालकर अपने स्टोरेज स्पेस में फेंक देते। तुम्हारी हरकतें बहुत सधी हुई और शांत थी, कुशल, जिसमें जरा भी वक्त बर्बाद नहीं हो रहा था। और मिलिट्री पॉइंट्स वाले ब्रेसलेट पर नंबर भी तेजी से बदल रहे थे। 100, 510, 880। ट्रायल कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर तुम्हारा नाम रॉकेट की तरह हजारों की रैंक से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही तुम टॉप 100 में पहुंच गए और लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने एक और जहरीले जीव को काटा और उसका क्रिस्टल कोर अपने हाथ में लिया, उसी पल एक बहुत बड़े खतरे के निशाने पर आने की सिहरन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बिना कुछ सोचे तुम्हारे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया तुम्हारे दिमाग से भी तेज थी। तुम तेजी से आगे की ओर कूदे और लुढ़ककर पास की झाड़ियों में चले गए। और लगभग उसी वक्त अंगूठे जितनी मोटी एक बड़े कैलिबर की स्नाइपर बुलेट एक कान फाड़ देने वाली सीटी के साथ जहां तुम खड़े थे उस जगह से गुजर गई और तुम्हारे पीछे के उस विशाल पेड़ से जोर से टकराई जिसे 3 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। धमाका! पेड़ का तना वहीं पर फट गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए। ये गोली किसी ट्रायल के लेवल की नहीं थी, बल्कि एक पेशेवर शिकार था। तुम झाड़ियों के साए में एक घुटने पर बैठे थे। तुम्हारी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। बड़े कैलिबर की आर्मर पियर्सिंग गोली, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से किया गया सटीक निशाना, और ऊपर से यह पहले से तैयार किया गया घात लगाने का रास्ता। झाओ परिवार के अलावा तुम्हें कोई और नाम नहीं सूझ रहा था। वो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, तो फिर उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्नाइपर भी हैरान था। उसे लगा था कि यह एक बेहद आसान मिशन होगा, लेकिन तुमने अभी जिस तरह से खुद को बचाया वो इतना पेशेवर था कि किसी स्टूडेंट जैसा लग ही नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लगा जैसे तुम कोई भेड़िया हो जो सालों से जंगल में जी रहा है। इसके तुरंत बाद हाइना स्क्वाड ने घेरा कसना शुरू कर दिया। 5 लोग बाएं, दाएं और सामने से आगे बढ़ रहे थे ताकि तुम्हें जल्द से जल्द एक छोटे से इलाके में फंसा सके।
लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो तुम्हारा शिकार कर रहे हैं, पर वो यह नहीं जानते थे कि असली शिकारी कभी भी घेरे के बीच में खड़े होकर मरने का इंतजार नहीं करता। तुम्हारी दिमागी शक्ति ने पहले ही उन पांचों की लोकेशन पता कर ली थी, उनकी दूरी और उनके चलने का रास्ता भी। इसलिए तुम भागे नहीं, बल्कि जमीन और पेड़ पौधों के साए से चिपककर एक भूत की तरह उनके घेरे के सबसे कमजोर हिस्से में घुस गए। सबसे पहले नंबर 3 मारा गया। उस आदमी के हाथ में एक टैक्टिकल राइफल थी और वो सावधानी से अपने सामने का इलाका साफ कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा सामने से नहीं बल्कि ऊपर से आएगा। जैसे ही वो एक बड़े पुराने पेड़ के पास से गुजरा, तुम पहले से ही एक चमगादड़ की तरह पेड़ की घनी पत्तियों के साए से उल्टे लटक रहे थे। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, तुम पहले ही 1 मीटर के दायरे में आ चुके थे। एक स्पेस खुला और उसके हेलमेट और सिर को ढक लिया और फिर बंद हो गया। आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई भी नहीं दी। उस हाइना टीम के सदस्य को चेतावनी देने का भी मौका नहीं मिला। गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। तुमने उसके धड़ को सहारा दिया और उसे धीरे से एक पेड़ के सहारे टिका दिया, यहाँ तक कि जमीन पर गिरने की आवाज भी नहीं आई। जल्द ही नंबर 4 को जांच करने का आदेश मिला। उसने एक ही नजर में उस अजीब मुद्रा में पड़े धड़ को देख लिया जिसकी गर्दन गायब थी। उस पल उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, यहाँ तक कि रिपोर्ट करते समय भी उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जिस पल उसका ध्यान भटका, तुम एक बार फिर बगल के अंधेरे से सामने आए और पलक झपकते ही गायब हो गए। एक बार फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में हाइना टीम ने अपने 2 सदस्य खो दिए थे और दोनों को ही बिना आवाज किए मार दिया गया था। इस बार बड़ी बड़ी मुसीबतें देख चुका हाइना टीम का कैप्टन भी सच में घबरा गया। उसे आखिर एहसास हो गया कि इस बार उसका सामना किसी नौसिखिए से नहीं बल्कि एक ऐसे शैतान से हुआ है जो अंधेरे में चुपचाप जान ले सकता है। इसलिए उसने तुरंत दहाड़कर सभी को अपने पास आने को कहा और साथ ही अपनी सी क्लास की हवा वाली खास शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। विंड ब्लेड स्टॉर्म। एक पल में अनगिनत तेजी से घूमते हुए नीले रंग के हवा के ब्लेड चारों तरफ तबाही मचाने लगे। पुराने पेड़, बेलें, झाड़ियां, सब कुछ कागज की तरह कटकर बिखर गया। छिपने की एक बड़ी जगह जबरदस्ती साफ होकर एक तबाह मैदान में बदल गई और तुम आखिर में उसकी नजरों के सामने आ गए। कैप्टन के चेहरे पर तुरंत एक वहशी हंसी आ गई। उसे लगा कि आखिर उसने तुम्हें कोने में धकेल ही दिया है। इसी बीच 1 किलोमीटर दूर से इस इलाके पर नजर रखे स्नाइपर ने भी एक पल में निशाना तुम्हारी भौहों के बीच साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से ट्रिगर दबा दिया। इस बार यह एक जानलेवा एंगल था, लेकिन तुम अपनी जगह से नहीं हिले। ठीक उसी पल जब वो खास कवच भेदी गोली तुम्हारी त्वचा को छूने ही वाली थी और उसकी घूमती हुई हवा ने तुम्हारे माथे के बालों को भी बिखेर दिया था। तुम्हारी भौहों के ठीक 1 सेंटीमीटर आगे एक छोटा सा लगभग अदृश्य स्टोरेज स्पेस चुपके से खुल गया और इस तरह वो गोली जो एक टैंक के कवच को भी भेद सकती थी, अपनी सारी विनाशकारी ऊर्जा के साथ एक पल में उस स्पेस में समा गई। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई भटकाव नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक मामूली सी लहर भी नहीं उठी। तूफान थम गया, धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। खाली मैदान के बीच में तुम अब भी चुपचाप वहीं खड़े थे, तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह नजारा देखकर हाइना टीम के कैप्टन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया और तुमने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम्हारी नजरें 1 किलोमीटर की दूरी को पार करती हुई ठीक उस पहाड़ी पर जा टिकी जहाँ स्नाइपर छिपा हुआ था। तुम्हारे होंठ हिले और सिर्फ 3 शब्द निकले, तुम्हें लौटा रहा हूँ। अगले ही पल तुम्हारे सामने की हवा में फिर से एक दरार खुली। वो गोली जो अभी अभी स्पेस में कैद हुई थी, ठीक उसी रफ्तार और उसी एंगल से जिस रफ्तार और एंगल से उसे दागा गया था, उस स्पेस से वापस उसी रास्ते पर निकल पड़ी। पहाड़ी पर बैठे स्नाइपर को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी दूरबीन में अचानक एक काला धब्बा दिखाई दिया जो तेजी से बड़ा होता गया और फिर बैंग, उसके हाथ में मौजूद हाई प्रिसिजन स्नाइपर राइफल और स्पेशल स्कोप वहीं पर फट गए और जो गोली उसने खुद चलाई थी वो सीधी उसकी दाईं आंख में जा घुसी। उसका पूरा सिर ही उड़ा दिया। कम्युनिकेशन चैनल पर बस एक बहुत छोटी सी दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर पूरी तरह खामोशी छा गई। इस पल लकड़बग्घा टीम के कैप्टन को आखिरकार समझ आ गया कि उसने जिससे पंगा लिया है वो कोई मामूली काबिलियत वाला स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसलिए उसका पहला रिएक्शन फिर से लड़ने का नहीं बल्कि भागने का था। उसने पागलों की तरह अपनी विंड एबिलिटी का इस्तेमाल किया और उसके पैरों के नीचे तेज हवा इकट्ठा होने लगी। उसका शरीर मुड़ा और वो तेजी से पीछे हटने ही वाला था। साथ ही उसने अपने सामने सबसे मजबूत डिफेंस भी बना लिया, विंड बैरियर। पर प्रॉब्लम ये थी कि हवा एक एलिमेंट है, लेकिन स्पेस वो नियम है जो एलिमेंट को संभाले रखता है। असली स्पेस लॉ के सामने उसकी हवा की वो दीवार जो तो के गोलों को भी मोड़ सकती थी, कागज की तरह पतली थी जिसका कोई मतलब नहीं था। तुम बस उसके आर पार निकल गए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के। जैसे पानी के पर्दे के आर पार जा रहे हो, तुम सीधे उसके 1 मीटर के दायरे में पहुंच गए और फिर हाथ उठाया, सिर पकड़ा और बंद कर दिया। उसका सिर हवा में उड़ गया। उसकी आंखों में अब भी बेहद हैरानी और डर बचा हुआ था। रही बात उस बिना सिर के धड़ की, तो वो 2 सेकंड तक अपनी जगह पर अकड़ा रहा, फिर ऊपर की ओर बहते खून के फव्वारे के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और इसके साथ ही लकड़बग्घा टीम के 5 लोग मारे जा चुके थे। पहली गोली चलने से लेकर कैप्टन का सिर धड़ से अलग होने तक इस पूरे प्रोसेस में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। तुमने तुरंत लूट का माल इकट्ठा करने के बजाय पहले जगह की जांच की, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह के प्रोफेशनल डर्टी वर्क में असली कीमती चीजें अक्सर बंदूक में नहीं होती, न ही बैग में, बल्कि कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स में होती है। और जैसा सोचा था, बहुत जल्द
जैसे ही तुमने उसे उठाया, अंदर से झाओ शियो की बेचैन और गहरी आवाज आई। लकड़बग्घे, काम हो गया क्या? जो बीस्ट अट्रैक्टिंग इंसेंस मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, उसका इस्तेमाल किया? बस उस चीज को उसके ऊपर फेंक दो। 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सारे सेकंड ऑर्डर मॉन्स्टर बीस्ट उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तब तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी और मिलिट्री भी इसे सिर्फ एक हादसा मानेगी। ये सुनकर तुम्हारे हाथ रुक गए, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो इमोशंस उमड़ रहे थे वो अब सिर्फ मारने के इरादे तक सीमित नहीं थे, क्योंकि तुम आखिरकार समझ गए थे कि झाओ फैमिली इस बार जो करना चाहती है वो सिर्फ तुम्हें वाइल्डनेस जोन का इस्तेमाल करके रास्ते से हटाना नहीं है। उनका असली प्लान तो ये है कि वो बीस्ट अट्रैक्टिंग इंसेंस का इस्तेमाल करके पूरे आउटर ट्रायल एरिया को एक बूचड़खाना बना दे और फिर ढेर सारे कैंडिडेट्स की जान का इस्तेमाल करे, ताकि झाओ जे के लिए एक बेहद शानदार और जबरदस्त पहले नंबर पर आने का रास्ता बना सके। दूसरे शब्दों में, वो सबकी जान को सीढ़ी बनाकर झाओ जे को टॉप पर पहुंचाना चाहते हैं। तुमने वो कम्युनिकेशन डिवाइस हाथ में ही मसल दिया, फिर मुड़कर लकड़बग्घे टीम के कैप्टन का बैग खोला और बहुत जल्दी कुछ लगभग पूरी जल चुकी गहरे लाल रंग की अगरबत्तियां मिली, जिनका बस छोटा सा टुकड़ा बचा था। वो तुम्हारे हाथ में आ गई और उनसे आती वो मतली पैदा करने वाली मीठी गंध लगभग तुरंत ही झाओ शियो की बात को साबित कर रही थी। ये जानवरों को आकर्षित करने वाली बहुत तेज अगरबत्ती थी, और सिर्फ एक नहीं थी। झाओ परिवार पागल हो गया है। और ठीक उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ये कोई हल्का कंपन नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे धरती पलट रही हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी और पत्तियां भी उछल रही थी, और इसके तुरंत बाद चारों दिशाओं से जानवरों की कान फाड़ देने वाली दहाड़ें आने लगी और बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। हर तरफ धूल और धुआं छा गया और जंगल में अनगिनत लाल आंखें चमकने लगी। वो सब पागलों की तरह बाहरी ट्रेनिंग एरिया की ओर बढ़ रहे थे। जानवरों का सैलाब आ गया था, इंसानी गलती से पैदा हुई एक भयानक लहर जो इस ट्रेनिंग के स्तर से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम इस समय आसानी से पीछे हट सकते थे। अगर तुम कहीं छिप जाते तो कोई भी जानवर तुम्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाता। पर मुश्किल ये थी कि अगर जानवरों का ये सैलाब सच में बाहरी कैंप को तबाह कर देता और बहुत सारे परीक्षार्थियों की मौत हो जाती, तो इस राष्ट्रीय स्तर की खास शक्तियों वाली परीक्षा पर बहुत संभावना थी कि ये टल जाती या फिर सीधे रद्द कर दी जाती। और अगर ऐसा होता तो तुमने जो प्लान बनाया था सबके सामने अपने हाथों से झाओ जे को कुचलने और पहला नंबर हासिल करने का, और वो तीसरे स्तर का एनर्जी कोर लेने का प्लान झाओ परिवार की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाता। जब बात ऐसी है तो जानवरों के इस सैलाब को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, न झाओ परिवार और न ही ये जानवर, कोई भी नहीं। और इसलिए तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि उस सैलाब का सामना करने के लिए आगे बढ़े जो सब कुछ निगल सकता था। तुम सीधे उनसे भिड़ने चले गए, और उसी समय नंबर 7 वाइल्डनेस एरिया के बाहरी हिस्से यानी सी सेक्टर में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। सू शुए 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ अपनी रक्षा लाइन बचाने में लगी थी। उसने एक के बाद एक बर्फ की दीवारें खड़ी की और किसी तरह सींग वाले भेड़ियों और लोहे की खाल वाले सुअरों के पहले हमले को रोक लिया। पर उन बर्फ की दीवारों पर जल्दी दरारें पड़ गई। दीवार के बाहर के जानवर पागलों की तरह टक्कर मार रहे थे और उसे नोच रहे थे। स्टूडेंट्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। साफ दिख रहा था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। कोई रोते हुए चिल्ला रहा था कि अब क्या करें। किसी ने घबराहट में झाओ जे का नाम लिया और कहा कि वो तो हमेशा खुद को बहुत ताकतवर बताता था, तो ऐसे समय में वो कहाँ गायब हो गया। नतीजा ये हुआ कि एक लड़की ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, उससे कोई उम्मीद मत रखो। अभी जब सींग वाला भेड़िया हमला करने आया तो उसने ली मिंग को ढाल बनाकर आगे धकेल दिया और खुद भाग गया। इस एक बात ने सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। झाओ जे, वो अमीरजादा जो रोज अपनी ताकत का दिखावा करता था और सू शुए के आगे पीछे घूमता था, उसने असली जिंदगी और मौत के सवाल पर सबसे पहले अपने क्लासमेट की जान को अपनी ढाल बनाने के बारे में सोचा। सू शुए हैरान और गुस्से में थी, पर उसके पास उसे कोसने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि जानवरों की अगली लहर आ चुकी थी और बर्फ की दीवार पूरी तरह टूटने ही वाली थी। उसे मजबूरन अपनी शक्तियों को उनकी सीमा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और अपना सबसे बड़ा एरिया अटैक इस्तेमाल किया, आइस एज। पलक झपकते ही एक बर्फीली नीली ठंडक की लहर जोर से फैल गई। आगे का लगभग 100 मीटर का इलाका पल भर में बर्फ से ढक गया और हमला कर रहे 10 से ज्यादा पहले दर्जे के दानव सीधे बर्फ की मूर्तियों में जम गए। कुछ पल के लिए उसने जबरदस्ती हालात को काबू में कर लिया था, लेकिन इस तरह की क्षमता अभी के लिए उस पर बहुत भारी पड़ गई। जैसे ही क्षमता का असर खत्म हुआ, उसने जोर से मुंह से कुछ तरल थूका और एक घुटने पर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और उसके शरीर की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी पल जब उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, धमाका, सामने की जमीन जोर से फट गई। मिट्टी और कंकड़ आसमान में उछल गए। एक 15 मीटर से भी लंबा भयानक विशाल दानव, जिसका पूरा शरीर काले मोटे कवच से ढका था, जो प्रागैतिहासिक मगरमच्छ जैसा दिखता था, पर उसके सिर पर एक डरावना सींग था, जमीन फाड़कर बाहर निकला। तीसरे दर्जे का मुखिया दानव, लोहक्विच भू ड्रैगन। उसके आते ही सभी छात्र निराश हो गए, क्योंकि यह ऐसी चीज बिल्कुल नहीं थी जो हाई स्कूल के आखिरी साल की परीक्षा में आनी चाहिए, और न ही यह ऐसा कोई प्राणी था जिसका सामना छात्रों का ये झुंड कर सके, जो पहले से ही पहले दर्जे के दानवों से लड़कर अपनी हिम्मत हार चुके थे। सू शुए भी यह बात समझ गई थी। उसके शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो अपनी उंगली भी नहीं उठा सकती थी। वो बस बेबसी से उस लोहक्विच भू ड्रैगन को अपना विशाल सिर झुकाते हुए देख सकती थी।
और अपने नुकीले दांतों से भरा विशाल मुंह खोलकर उसे बेरहमी से काटने के लिए आगे बढ़ा। एक तेज बदबूदार हवा उसके चेहरे से टकराई। मौत बस कुछ ही इंच दूर थी। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी पल एक काले टूटते तारे ने जंगल के धुंधले आसमान को चीर दिया। दर्जनों मीटर ऊंचे पेड़ों के ऊपर से भौतिकी के नियमों को तोड़ते हुए वो बेखौफ होकर नीचे गिरा। एक इतनी जोरदार और भारी आवाज हुई कि जमीन एक बार फिर कांप उठी। वो काली परछाई एक उल्कापिंड की तरह सुशुए के ठीक सामने आधा मीटर की दूरी पर जोर से आ गिरी। टूटी हुई मिट्टी के साथ एक जबरदस्त तूफानी लहर चारों ओर फैल गई, यहाँ तक कि उसने लोहकवच भू ड्रैगन के विशाल सिर को भी पीछे की ओर धकेल दिया। सुशुए ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा वो एक पीठ थी, एक ऐसी पीठ जो बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे आसमान को सहारा दे सकती है। उसने एक धुला हुआ फीके रंग का बस्ता पहना हुआ था। वो चुपचाप वहाँ खड़ा था। उसके पैरों के नीचे आधा मीटर गहरा एक भयानक गड्ढा था। उसके पैरों के पास उस लोहकवच भू ड्रैगन का नुकीले दांतों से भरा विशाल मुंह था। बस कुछ ही इंच की दूरी पर। लेनान, ऐसा लगा जैसे उस पल समय थम गया हो। तेज हवा ने तुम्हारे माथे के बालों को उड़ा दिया। तुम्हारे हाथ में अभी भी लकड़बग्घा कैप्टन के सामान से मिली खास मिश्र धातु की बनी लड़ाई वाली तलवार थी। वो पीठ भले ही ऊंची नहीं थी, लेकिन एक पहाड़ की तरह लग रही थी, जो जबरदस्ती सुशुए और उस तीसरे दर्जे के मुखिया के बीच खड़ी हो गई थी और अपने पीछे की सारी खूनी और डरावनी हवा को रोक रही थी। सुशुए पहले तो चौंक गई, फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो चीख पड़ी, लेनान, तुम पागल हो गए हो, भागो। वह तीसरे दर्जे का मुखिया दानव है। उसके कवच को तो कवच भेदी गोलियां भी नहीं भेज सकती। तुम मारे जाओगे, लेकिन तुमने अपना सिर भी नहीं घुमाया। लोहकवच भू ड्रैगन भी अब पूरी तरह से भड़क चुका था। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा। उसकी आवाज की लहर से आसपास के सभी छात्र बेहोश होने लगे। इसके तुरंत बाद उसकी हड्डी के कांटों से भरी विशाल पूंछ एक स्टील के कोड़े की तरह घूम कर आई। रास्ते में मौजूद विशाल पेड़ और चट्टानें एक एक करके फटने लगी। इसकी ताकत जबरदस्त थी। अगर तुम इसे सीधे टकराते तो तुम्हारा हारना तय था, लेकिन अगर तुम पीछे हटते तो तुम्हारे पीछे मौजूद सभी लोग भी मारे जाते। पलक झपकते ही तुम्हारे दिमाग ने फैसला कर लिया था। 1 क्यूबिक मीटर की जगह इस दैत्य के पूरे सिर को नहीं समा सकती थी। साधारण तरीके से काटना बेकार था। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ इसकी सबसे कमजोर जगह पर ही हमला करना था, सीधा जानलेवा हिस्से पर। और फिर जैसे ही स्टील के कोड़े जैसी उस ड्रैगन की पूंछ तुम पर पड़ने वाली थी, तुम्हारी कमर एक नामुमकिन से एंगल पर पीछे की तरफ झुक गई। वो हमला तुम्हारी नाक के जरा सा पास से गुजरा और तुम बाल बाल बच गए। इसके तुरंत बाद तुम पीछे हटने के बजाय उसी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपने पैरों से उछले और तुम्हारा पूरा शरीर एक उल्टी दागी गई तोप के गोले की तरह उस बख्तरबंद ड्रैगन की ओर लपका। सुशुए का तो ये देखकर चेहरा ही सफेद पड़ गया। उसकी नजर में ये मुकाबला करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि अपनी जान देना था। और जैसा कि उसने सोचा था, अपना हमला खाली जाता देख बख्तरबंद ड्रैगन ने एक छोटे ट्रक जितने बड़े पंजे को उठाया और तुम्हारे सिर पर दे मारा। पर ठीक उसी पल, जिस पल उसकी परछाई ने तुम्हें पूरी तरह से ढक लिया, तुमने आगे बढ़ते हुए अपने शरीर को तेजी से नीचे कर लिया और एक जबरदस्त स्लाइडिंग टैकल की पोजीशन में नीचे आते पंजे की दरार से फिसलकर तुम सीधे उसके पेट के नीचे पहुंच गए। बूम! विशाल पंजा जमीन से टकराया। जमीन पर फौरन एक गहरा गड्ढा बन गया। सुशुए ने अपनी उंगलियों के बीच से यह नजारा देखा और वो पूरी तरह से दंग रह गई। वो जानती थी कि पेट उस बख्तरबंद ड्रैगन की सबसे कमजोर जगह है, पर वो भी बस कहने भर के लिए था। वहाँ के कवच की परतें अभी भी बहुत ज्यादा मोटी थी। साधारण हमले उसे भेद नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारा इरादा उस कवच को तोड़ने का था भी नहीं। उस दैत्य के पेट के नीचे जगह तंग थी और बदबूदार चिपचिपा लिक्विड मिट्टी के साथ लगातार टपक रहा था। तुमने खुद को संभाला और उस बेकार हो चुकी अलॉय की युद्ध तलवार को एक तरफ फेंक दिया। फिर तुमने सिर उठाया और अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए उसके शरीर के अंदर तेजी से धड़कते हुए दिल पर निशाना साधा। अगले ही पल तुमने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए और उन्हें उस ठंडे सख्त कवच पर जोर से रख दिया। यह कोई वार नहीं था, नहीं ताक जमा करना था, बल्कि यह एक अजीब सा स्पर्श था। खामोशी से स्पेस की एक लहर उस कवच को भेद गई और सीधे बख्तरबंद ड्रैगन के सीने के अंदर खुल गई। इस पल तुम्हारी नजरें फैसला सुनाने वाले की तरह सर्द थी। टूट जाओ, हुक्म दे दिया गया। 1 क्यूबिक मीटर के घने अंधेरे ने उस छोटी कार जितने बड़े दिल को एकदम सटीक रूप से घेर लिया और फिर जोर से बंद हो गया। एक बेहद दबी हुई काटने की आवाज उसके शरीर के अंदर से आई। उस बख्तरबंद ड्रैगन की जमीन हिला देने वाली दहाड़ अचानक रुक गई। उसका विशाल शरीर एकदम से अकड़ गया। उसकी सुर्ख आंखों में मौजूद वहशीपन और पागलपन तेजी से गायब हो गया और सिर्फ जिंदगी की स्वाभाविक उलझन और डर बाकी रह गया। बाहर से उसे जरा भी चोट नहीं आई थी, पर वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सारी ताकत का स्रोत अचानक खत्म हो गया है और तुम उसके अकड़ने का फायदा उठाकर उसके पेट के नीचे से बाहर निकल चुके थे। पीछे मुड़कर देखे बिना 2 सेकंड बाद बूम! वो पहाड़ जैसा स्टील का दैत्य अपना सहारा पूरी तरह खो बैठा। एक जोरदार धमाके के साथ वो नीचे गिर गया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। धूल और धुएं के बीच सुशुए उस जानवर को घूरती रही जिसके शरीर पर बाहर से कोई घाव नहीं था, लेकिन तीसरी श्रेणी का वो कमांडर पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सुशुए के शरीर से उसकी आत्मा निकल गई हो। उसका आइस एज उसे एक पल के लिए भी नहीं रोक सका, लेकिन तुम, जिसे सब लोग ई क्लास का नकारा कहकर मजाक उड़ाते थे,
तुमने सिर्फ एक बार छूकर उसे वहीं ढेर कर दिया। यह अब ताकत के फर्क की बात नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। और तुम उस शैतानी जानवर के पास चले गए और मन में कुछ सोचा। टायर जितना बड़ा लेकिन ऊपर से शीशे की तरह चिकना कटा हुआ उस अर्थ ड्रैगन का दिल धड़ाम से कीचड़ में जा गिरा। तुमने बिना किसी हाव भाव के अपना हाथ अंदर डाला और जल्दी ही मुट्ठी के आकार का एक हीरे के आकार का क्रिस्टल बाहर निकाला जो पूरा काला था और जिसके अंदर पिघला हुआ लावा बह रहा था। तीसरी श्रेणी के कमांडर स्तर का अर्थ ड्रैगन क्रिस्टल कोर। सुशुए को आखिरकार थोड़ा होश आया। उसकी आवाज सूखी और रूखी थी। लिनान, आखिर तुम। लेकिन तुमने बस उसे एक ठंडी नजर से देखा और कहा, रास्ते से हटो। इन 3 शब्दों ने उसके सारे सवालों को वहीं रोक दिया। इसके बाद तुमने उस आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का अकेला सींग पकड़ा, एक गहरी सांस ली और 10 टन वजनी उस विशाल जानवर को जबरदस्ती घसीटना शुरू कर दिया। कदम दर कदम तुम ट्रेनिंग कैंप की ओर चलने लगे। तुम्हारी पीठ ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन तुम एक पहाड़ जैसे विशाल जानवर को घसीटते हुए उस धुंधले जंगल में जानवरों की दहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। यह नजारा ऐसा था मानो कोई देवता या राक्षस दुनिया में उतर आया हो। सुशुए बस इस दृश्य को देखती रह गई। फिर उसे झाओजे की याद आई जो अपने साथियों को छोड़कर भाग गया था और उसके दिल में नफरत और घृणा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसी समय तुम्हारी पीठ की छाया एक अमिट छाप की तरह उसके दिमाग में बस गई और ठीक उसी समय 07 नंबर के वीरान इलाके के अस्थायी कैंप में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी और बाहरी सुरक्षा घेरा टूटने की कगार पर था। सैनिक जी जान लगाकर छात्रों को पीछे हटने में मदद कर रहे थे। कमांड पोस्ट के अंदर कर्नल रडा पर लगातार नजदीक आ रहे लाल धब्बों के बड़े समूह को घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो खुफिया विभाग को बुरी तरह डांट रहा था। लेकिन ठीक उसी समय झाओजे गिरता पड़ता अंदर आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते चिल्लाते हुए कहा, सर, मुझे पता है कि जानवरों का ये झुंड कैसे आया। ये लिनान की वजह से हुआ है। यह उसी क्लास के नाकारा ने किया है। कर्नल ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने उसे साफ साफ बताने को कहा और फिर झाओजे ने तुरंत सच को झूठ और झूठ को सच बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम न जाने कहां से जानवरों को आकर्षित करने वाला एक तेज इत्र ले आए और उसे हर जगह फेंकने लगे। साथ ही यह धमकी भी दी कि तुम सबको अपने साथ दफन कर दोगे। दूसरे शब्दों में वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि तुम जानवरों के झुंड में पहले ही मारे जा चुके हो, ताकि वो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल सके और खुद को सच्चाई का खुलासा करने वाला हीरो साबित कर सके। ये देखकर कि कर्नल का चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा है, झाओजे मन ही मन खुश हो रहा था और आग में और घी डालने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय जमीन को हिला देने वाले भारी कदमों की आवाज कैंप के गेट से आने लगी। धम, वो आवाज पास आती जा रही थी जैसे हर कदम सबके दिल पर पड़ रहा हो। जल्द ही कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। सबकी खौफ से भरी नजरों के सामने तुम एक हाथ से उस पहाड़ जैसे तीसरी श्रेणी के कमांडर आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के विशाल शरीर को घसीटते हुए कदम दर कदम कैंप के अंदर चले आए। तुम्हारा पूरा शरीर कीचड़ से सना था और तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे अभी अभी नर्क से कोई शैतान लौटा हो। तुमने सबकी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। तुम सीधे झाओजे के सामने गए और अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ हाइना स्क्वाड का टैक्टिकल बैकपैक और उस कम्युनिकेटर को, जिसे तुमने मसल कर कबाड़ बना दिया था, जोर से उसके पैरों पर पटक दिया। झाओ परिवार, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये चीजें तुम्हारी है क्या? मौत जैसा सन्नाटा। कैंप में एक पल में जैसे सारी आवाजें खींच ली गई हो। झाओजे के चेहरे का दुख और गुस्सा फौरन जम गया और उसकी जगह बेहद खौफ ने ले ली। उसका पूरा शरीर भूत की तरह सफेद पड़ गया। उसके मुंह से निकल भी गया, तुम मरे नहीं। बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने तो बिना पूछे ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तुमने उसे नजरअंदाज किया और एक लात मारकर बैकपैक खोल दिया। एक बुझी हुई गहरी लाल सिगरेट, हाइना स्क्वाड के कैप्टन का ID टैग और वो कम्युनिकेटर जिसमें अभी भी हल्की सी रोशनी जल बुझ रही थी, सब लुढ़क कर बाहर आ गए। इसके ठीक बाद तुमने प्ले बटन दबा दिया। झाओ शियो की वो शातिर और बेचैन आवाज फौरन लाउडस्पीकर पर पूरे कैंप में गूंज उठी। बस वो चीज उसके ऊपर फेंक दो, 10 ली के दायरे में सारे टियर 2 के दानव उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तब उसकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी और मिलिट्री भी इसे सिर्फ एक हादसा मानेगी। सबूत पत्थर की लकीर की तरह साफ थे। भीड़ का गुस्सा एक पल में भड़क उठा। ये सच में झाओ परिवार का काम है, किसी को मारने के लिए गुंडे भेजे। ये तो हम सबको भी मार डालना चाहते थे। झाओजे, ये कमीना। इस पर कर्नल का चेहरा बेहद खराब हो गया, पर झाओजे ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो जमीन पर पड़ा चीख रहा था कि तुम जैसा एक क्लास हाइना स्क्वाड को कैसे खत्म कर सकता है, टियर 3 के अर्थ ड्रैगन की लाश को वापस कैसे ला सकता है। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर आखिरकार एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्लास, तुमने अपना हाथ उठाया, एक दाग लगा हुआ स्टूडेंट मॉनिटरिंग ब्रेसलेट दिखाते हुए। तुम्हारा मतलब है एक ही क्लास को इत्तेफाक से तुम्हारे गुनाह का सबूत मिल गया। अगले ही पल तुमने जबरदस्ती ब्रेसलेट की परमिशन को हैक कर लिया और एक वीडियो कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर चलने लगा। वीडियो में एक सींग वाला भेड़िया हमला करता है और झाओजे किसी को बचाने की बजाय अपने बगल में खड़े ली मिंग को ढाल बनाकर आगे धकेल देता है और खुद पीछे मुड़े बिना अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आखिर में कैमरा उसके उस चेहरे पर रुक जाता है जो जोश और वहशत से बिगड़ा हुआ था। अगर रिकॉर्डिंग ने लोगों को सिर्फ गुस्सा दिलाया था, तो इस वीडियो ने उनके अंदर जान लेने की नीयत को पूरी तरह भड़का दिया था। झाओजे, मेरे भाई की जान वापस कर। ऐसे कमीने को जीने का कोई हक नहीं है। ठीक इसी वक्त सुशुए भी कुछ लड़कियों के सहारे वहाँ आ पहुंची।
उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत करके सबके सामने गवाही दी। मैं गवाही दे सकती हूँ, झाओ जे लड़ाई के बीच में अपने साथी को छोड़कर अकेले अपनी जान बचाकर भागा था और लेनान ने ही हम सबकी जान बचाई थी। एक एस क्लास जीनियस की सबके सामने दी गई गवाही से झाओ जे की बचने की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई। कर्नल ने एक गहरी सांस ली और तेजी से मुड़कर एनफोर्समेंट टीम को झाओ जे को पकड़ने का हुक्म दिया। इसे हिरासत में लो और मिलिट्री कोर्ट में सर्वोच्च स्तर के ट्रायल के लिए पेश करो। झाओ जे पूरी तरह टूट गया। वो दर्द से चीखते हुए पापा चिल्लाने लगा और ठीक उसी पल जब एनफोर्समेंट टीम उसे पकड़ने वाली थी, किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। बादल गरजने जैसी एक जोरदार दहाड़ गूंजी और हवा को जमा देने वाला एक भयानक टियर 5 का दबाव धमाके के साथ पूरे मैदान में फैल गया। लगभग सारे स्टूडेंट्स एक साथ अपने घुटनों पर गिर पड़े। कमजोर लोग तो सीधे बेहोश हो गए और उसके तुरंत बाद शानदार कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत झाओ जे के सामने आ गया और उसे अपने पीछे छिपा लिया। झाओ परिवार का मुखिया झाओ शियोग। उसने जमीन पर पड़े सबूतों को देखा तक नहीं बल्कि तुम्हें घूरता रहा। उसकी आंखों में जान लेने का इरादा साफ दिख रहा था। लड़के, तूने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने और मेरे झाओ परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे की? आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़ा ऊर्जा का पंजा तुम्हारे सिर की तरफ जोर से झपटा। 5वां स्तर बहुत ताकतवर है क्या? तुम अपनी जगह पर खड़े रहे। तुम्हारी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि पूरी तरह से भड़काए जाने के बाद सब कुछ तबाह कर देने की इच्छा थी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी भौहों के सामने धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। तुम गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन पहले झाओ शियो का एक हाथ बेकार करना चाहते थे। पर तभी ठीक उसी नाजुक पल में बदतमीज झाओ शियो से भी ज्यादा दबंग और गुस्से वाली आवाज अचानक तुम्हारे सामने गूंजी। न जाने कब वो कर्नल तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने कोई दिखावा नहीं किया, बस सीधा साधा एक घूसा मारा। नतीजा ये हुआ कि झाओ शियो का वो ऊर्जा वाला पंजा वहीं टुकड़े टुकड़े हो गया। उस घूसे की भयानक ताक सीधे झाओ शियो की छाती में जा लगी, जिससे वो मुंह से खून उगलता हुआ पीछे की ओर उड़ गया। कई फौजी टेंटों से टकराने के बाद वो बुरी तरह से नीचे गिरा। बस एक घूसा 5वें स्तर वाले को बुरी तरह घायल कर दिया। 6ठा स्तर। कर्नल ने धीरे धीरे अपना घूसा वापस खींचा। उसकी आंखें डरावनी और ठंडी थी। मेरे फौजी कैंप में फौज के गवाह और इस इम्तिहान में पहले नंबर पर आने वाले पर खुलेआम हमला करना। झाओ शियो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ पूरा झाओ परिवार दफन हो जाए? इस एक लाइन ने झाओ बाप बेटे के अंजाम पर मुहर लगा दी। जल्द ही झाओ शियो और झाओ जे दोनों को फटे हुए बोरों की तरह घसीट कर ले जाया गया। और जहाँ तक झाओ परिवार की सोची समझी साजिश की बात है, वो भी सबके सामने पूरी तरह से खुल गई। कैंप में पूरी तरह खामोशी छा गई। जब सभी स्टूडेंट्स ने दोबारा तुम्हारी तरफ देखा तो उनकी आंखों में हैरानी की जगह इज्जत और यहाँ तक कि डर भी था। और जब कर्नल तुम्हारी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों से गुस्सा जा चुका था। उसकी जगह पर तारीफ और जोश था, जिसे वो बिल्कुल नहीं छिपा रहा था। लेनान, तुमने 3रे स्तर के कमांडर आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को मार गिराया, मुजरिमों का पर्दाफाश किया, अपने साथियों को बचाया। तुम्हारी सेवाएं शानदार हैं। कमांड हेडक्वार्टर ने एक मत से फैसला किया है कि तुम इस जॉइंट ट्रेनिंग में पहले नंबर पर हो। ये कहते हुए उसने अपने सहायक से एक खास मेटल का बक्सा लिया और तुम्हारे सामने बढ़ा दिया। ये तुम्हारा इनाम है, 3रे स्तर के अर्थ ड्रैगन का एनर्जी कोर। इसके बाद उसने एक ऐसा न्योता दिया जिसे सुनकर अनगिनत लोग पागल हो जाएं। इसके अलावा मैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की तरफ से तुम्हें आधिकारिक तौर पर न्योता देता हूँ। क्या तुम सारे प्रोसेस को छोड़कर सीधे सॉन्ग लॉन्ग स्पेशल ऑपरेशंस टीम में शामिल होना चाहोगे? तुमने बक्सा ले लिया। उसके अंदर की जबरदस्त ऊर्जा को महसूस करते हुए तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ, पर उसके तुरंत बाद तुमने फिर भी अपना सिर उठाया और धीरे से नामे हिलाया। माफ कीजिए सर, फौज में भर्ती होने से पहले मुझे पहले इसका इस्तेमाल अपनी बहन की जान बचाने के लिए करना होगा। तुम लगभग भागते हुए फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल वापस आए, मगर ऐसा लगा जैसे किस्मत जानबूझकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो। जब तुमने आईसीयू वार्ड का दरवाजा खोला, तुम्हारी बहन की शांति से सोई होने का नजारा नहीं दिखा जैसा तुमने सोचा था। उसकी जगह कानों को फाड़ देने वाली अलार्म की आवाज गूंज रही थी। वार्ड किसी बर्फखाने की तरह ठंडा था। बिस्तर पर लेटी लिंशिया के पूरे शरीर पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी। यहाँ तक कि मेटल की रेलिंग और कंबल के किनारों पर भी बर्फ जम गई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि लगभग रुक ही चुकी थी और मॉनिटर पर सारे आंकड़े पागलों की तरह लाल बत्ती में चमक रहे थे। तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ गया और तुम भागकर डॉक्टर के पास गए। तुम्हारी आवाज भर्रा गई, ये सब क्या है? मेरे जाने से पहले तो सब ठीक था। डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। वह इतनी तेजी से बोल रहा था कि हांफने लगा। म्यूटेशन हो गया है। तुम्हारी बहन के अंदर की गहरी ठंड की बीमारी अचानक खतरनाक रूप से बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे उस ठंडी ऊर्जा की अपनी कोई सोच हो। वो बाहर से आने वाली हर ऊर्जा को खत्म करके निगल रही है। हमने अभी जो नॉर्मल एनर्जी लिक्विड देने की कोशिश की, वो पूरी तरह से जम गया। इतना कहकर उसने तुम्हारे हाथ में रखे मेटल के बक्से को देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, और साथ ही ऐसा डर जैसे मौत का फरमान देख लिया हो। 3रे लेवल के अर्थ ड्रैगन कोर की ऊर्जा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर अभी इसका इस्तेमाल किया तो वो न सिर्फ बच नहीं पाएगी, बल्कि यह खौलते तेल में पानी डालने जैसा होगा और उसके शरीर की ठंडी ऊर्जा में तुरंत एक धमाका हो जाएगा और वो उसी पल बर्फ में बदल जाएगी। इस एक बात ने तुम्हारी उस उम्मीद को पल भर में चकनाचूर कर दिया जिसके लिए तुम जान की बाजी लगाकर आए थे।
तुम अपनी जगह पर जम गए। तुमने धीरे से बिस्तर पर लेटी उस बच्ची को देखा जिसकी पलकों पर भी बर्फ जम गई थी। तुम्हारे चेहरे से सारे भाव गायब हो गए थे, बस एक अजीब सी खामोशी के बाद वाली शांति बची थी। अब क्या करें? डॉक्टर ने मुश्किल से थूक निगलते हुए इकलौता जवाब दिया, 3 दिन के अंदर हमें एक ऐसा क्रिस्टल ढूंढना होगा जिसकी खासियतें पूरी तरह से मिलती हो। एक चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर जिसकी ऊर्जा एकदम शुद्ध हो। सिर्फ वही उसके शरीर की बदली हुई ठंडी ऊर्जा से लड़ने के बजाय उसे शांत कर सकता है। तभी उसके बचने की कोई उम्मीद है। 3 दिन, चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। चौथे लेवल के क्रिस्टल कोर अपने आप में ही जंग का सामान माने जाते हैं और आइस सोल क्रिस्टल कोर तो अपने लेवल की सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। आम बाजार में इसका मिलना तो नामुमकिन है, और अगर सेना के हथियारों के जखीरे में ये हो भी, तो भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अभी हासिल कर सकते हो। इसलिए तुमने और कोई फालतू सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप वार्ड से बाहर चले गए। तुम गलियारे के आखिर में जाकर खड़े हो गए और अपना वो पुराना काला फोन निकाला। तुमने एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा, चाहिए चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर, समय सीमा 3 दिन, कीमत कोई भी। फोन पर लगभग तुरंत जवाब आया, आम बाजार एक भी नहीं, सेना का जखीरा 3, पहुंच से बाहर, हासिल नहीं किया जा सकता, इकलौता सुराग, आज रात चियांगचंग का अंडरग्राउंड शुरा अरीना, 100 मैन स्लेयर चैलेंज के आखिरी विजेता के लिए इनाम, मौत का अखाड़ा, जियांगचेंग की अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी जगह, सबसे पागलपन भरी, कानून के दायरे से बाहर की दुनिया, 100 लोगों की मौत की चुनौती। एक रात में जेल से चुने गए 100 लोगों से लगातार लड़ना होगा, जंग के मैदान और बंजर जमीन से चुने गए खूंखार अपराधियों से। जब तक कोई मर न जाए तब तक कोई आराम नहीं, कोई रोक नहीं। 100 सालों में सिर्फ 3 लोग ही कामयाब हुए, हारने की संभावना लगभग 100% है। पर जब तुमने लाल बत्ती वाले उस आईसीयू वार्ड के दरवाजे को देखा तो तुम्हारी आंखों से सारी हिचकिचाहट गायब हो गई। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो कत्ल करके अपना रास्ता बनाना ही होगा। आधी रात, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, एक बंद पड़े स्टील प्लांट को एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड अखाड़े में बदल दिया गया था। हवा में पसीने की बदबू भरी थी, शराब और गंदी बदबू और कानों को फाड़ देने वाला हैवी मेटल म्यूजिक। हजारों दर्शक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और तुमने वो पीला और सख्त मुस्कान वाला मास्क पहना हुआ था। जब तुम रजिस्ट्रेशन के लिए बैक स्टेज पहुंचे तो वहाँ बैठे बिच्छू के टैटू वाले हटे कट्टे आदमी ने तुम्हें बस घूर कर देखा और फिर हंसते हुए तुम्हें दफा हो जाने को कहा। बोला कि ये मौत का अखाड़ा है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं। पर तुमने उससे कोई बकवास नहीं की, बस वो दागदार मौत का कॉन्ट्रैक्ट उठाया और फिर जोर से अपने अंगूठे पर काट लिया। खून बहने लगा और तुमने बिना कोई भाव दिखाए अपने गर्म खून वाला अंगूठा जोर से साइन करने वाली जगह पर लगा दिया और फिर सिर उठाया। अपने सख्त मुस्कान वाले मास्क के पीछे से उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, 100 लोगों का इंतजाम करो। क्या वो सब एक साथ आएंगे या लाइन लगाकर? वो हट्टा कट्टा आदमी 10 साल से भी ज्यादा समय से इस मौत के अखाड़े में था। उसने खूंखार अपराधी भी देखे थे और पागल भी, पर तुम्हारी एक नजर ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने एक शब्द भी और नहीं कहा, बस तुम्हें एक काले रंग का नंबर टैग पकड़ा दिया, 9527। उसके बाद तुम मुड़े और नर की ओर जाने वाले उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पहला मुकाबला तुम्हारा दुश्मन था काला वानर, दूसरी श्रेणी का सबसे खतरनाक जानवर बनने की शक्ति वाला, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर से ज्यादा थी, पूरे शरीर पर काले बाल और उसमें बेहिसाब ताकत थी। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर, दर्शक पहले तो मजाक उड़ा रहे थे और हूटिंग कर रहे थे। उन्हें लगा कि तुम्हारा दुबला पतला शरीर उसके दांतों में फंसने के लायक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही रेफरी ने मुकाबला शुरू होने का इशारा किया, काला वानर दहाड़ते हुए तुम पर झपटा। उसका विशाल पंजा तुम्हारा सिर वहीं पर कुचलने ही वाला था, पर उसके तुम्हें छूने से ठीक एक पल पहले तुम बस थोड़ा सा बगल हुए और उस विशाल शरीर के पास से गुजर गए। चर, एक हल्की सी आवाज के बाद काला वानर जोर से लोहे के पिंजरे से जा टकराया और फिर हजारों नजरों के सामने उसका सिर, जिस पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कान थी, गर्दन से फिसलकर नीचे गिर गया। खून का फव्वारा आसमान की ओर उछला। पूरा अखाड़ा पहले तो एकदम शांत हो गया और फिर वहाँ उन्माद छा गया। 9527 का नाम पहली बार मौत के उस अखाड़े में गूंजा। लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरा मुकाबला, 37वां मुकाबला। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि वो जो देख रहे हैं वो बिल्कुल भी एक मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। तेज रफ्तार की शक्तियों वाला एक योद्धा धुंधली परछाई बनकर घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे पास आया उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। आग पर काबू पाने वाला हर तरफ आग फैला रहा था, लेकिन तुम उसके बीच से ऐसे गुजरे मानो किसी शांत पर्दे के पार जा रहे हो। तुम उसके सामने पहुंचे और अगले ही पल उसका सिर कटकर जमीन पर लुढ़क गया। उसके बाद चाहे सामने से हमला हो या छिपकर, दूर से वार हो या घेर कर मारने की कोशिश, नतीजा एक ही था। एक ही वार में काम तमाम। कोई फालतू चाल नहीं, कोई शानदार टक्कर नहीं, यहाँ तक कि कोई ढंग की लड़ाई भी नहीं हुई। तुम बस पास जाते थे और फिर सामने वाला ढेर हो जाता था। इसलिए दर्शकों की तालियां कम होती गई। उसकी जगह ली बेहद दबी हुई खामोशी और सांस खींचने की आवाजों ने, क्योंकि हर कोई समझ गया था तुम यहाँ 100 लोगों की चुनौती का सामना करने नहीं आए हो। तुम तो मैदान साफ कर रहे हो, तुम तो फसल काट रहे हो। जब 99वीं बाउट खत्म हुई तो रेफरी ने कांपती हुई आवाज में ऐलान किया, विजेता है। तुम पहले से ही गिरे हुए लोगों की भीड़ के बीच खड़े थे। तुम्हारे पैरों के नीचे सब कुछ खून से लाल था। तुम्हारा वो सफेद मुस्कुराता हुआ मास्क भी कब का खून से गहरा लाल हो चुका था और तुम वहाँ खड़े थे। तुम्हारी सांसों की रफ्तार भी नहीं बिगड़ी थी। पूरे मौत के अखाड़े में सन्नाटा छा गया था।
उसी वक्त सबसे ऊपर वाले लग्जरी बॉक्स में अखाड़े के मालिक मास्टर जिन का चेहरा गुस्से से भयानक हो रहा था। वो चौथे स्तर का आइस सोल क्रिस्टल कोर उसे शहर के एक बड़े आदमी ने यहाँ इनाम के तौर पर रखवाया था। किसी का इरादा नहीं था कि कोई उसे सच में ले जाए, पर अब तुम उसे हासिल करने से बस एक कदम दूर थे। मास्टर जिन ने बेरुखी से हंसते हुए दीवार पर लगा लाल बटन दबा दिया। क्लींजर को शुरू करो। प्रोटोकॉल के तहत टाइटन को मैदान में भेजो। गड़गड़ाहट। अष्टकोणीय पिंजरे के अंदर वो दरवाजा जो आखिरी चुनौती की ओर जाता था, जो एक खास मिश्र धातु से बना था, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पिछले सभी विरोधियों को मिलाकर भी 100 गुना ज्यादा खौफनाक और अकसांगा माहौल, एक असली सैलाब की तरह दरवाजे के पीछे के अंधेरे से बाहर उमड़ पड़ा। करीब 3 मीटर लंबा एक विशालकाय दानव जिसके मसल्स पिघले हुए स्टील की तरह थे और त्वचा पर कांसे जैसी धातु की चमक थी, कदम दर कदम बाहर आया। उसके हर कदम पर पूरा अष्टकोणीय पिंजरा हल्का हल्का कांप रहा था। दर्शकों के बीच खामोश भीड़ अचानक डर से चीख पड़ी। वो टाइटन है, अविनाशी टाइटन। उसे तो काली जेल की सबसे निचली मंजिल में बंद किया गया था न, वो बाहर कैसे आ गया? अब वो मास्क वाला आदमी तो गया। टाइटन वो दैत्य है जिसने एक बार चौथे स्तर के जानवर को अपने हाथों से चीर दिया था। टाइटन मैदान के बीच में पहुंचा। उसने जमीन पर पड़े हुए लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी तांबे की घंटियों जैसी आंखें तुम पर आकर टिक गईं। उसने अपना मुंह खोला, उसके सफेद दांत दिखाई दिए। उसकी आवाज धातु के रगड़ने जैसी कानों को चुभने वाली थी। लड़के, तुम्हारा ये मार काट का खेल यही खत्म होता है। अब मेरी बारी है। टाइटन की आवाज ऐसी थी जैसे जंग लगी लोहे की प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हो। शांत, पर किसी दहाड़ से भी ज्यादा खौफनाक। बच्चे, तुम्हारा ये जान लेने का खेल अब यही खत्म होता है। अब मेरी बारी है। दर्शक पहले तो एक पल के लिए रुक गए और फिर जोर से चीखने लगे। लगभग 3 मीटर लंबे इस कांसिया जैसी धातु की चमक वाले इस दैत्य को सब पहचानते थे। स्कैवेंजर टाइटन, असुरक्षित का असली और आखिरी हथियार। साधारण काटने वाली शक्तियाँ उस पर बिल्कुल बेअसर थी, लेकिन फिर भी तुमने एक भी फालतू शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। अगले ही पल तुम्हारा साया अपनी जगह से गायब हो गया और जब तुम दोबारा दिखे तो तुम एक भूत की तरह टाइटन के बाईं ओर पहुंच चुके थे। तुम्हारे हाथ में मौजूद फौजी खंजर ने हवा में एक गहरा घुमाव बनाया और सीधा उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। ये हमला, इसमें तो थोड़ी सी स्पेस कंप्रेशन की बुनियादी शक्ति भी शामिल थी। मांस और खून तो छोड़ो, इससे तो टैंक का कवच भी आसानी से कट जाना चाहिए था। लेकिन टंग, एक कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंज उठी। चिंगारियां उड़ी। तुम्हारे हाथ में जो खंजर लोहे को मक्खन की तरह काट सकता था, वो उसकी त्वचा को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गया और टाइटन की गर्दन पर सिर्फ एक हल्का सा सफेद निशान पड़ा जो पलक झपकते ही गायब हो गया। आखिरकार टाइटन हंसा। उसकी हंसी से पूरा अष्टकोणीय पिंजरा कांप उठा। छोटे कीड़े, मैंने कहा था तुम्हारी ये काटने पीटने की चालें मुझ पर बेकार है। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि उसने पलटकर एक घूसा मारा जिसमें कोई दिखावटी ऊर्जा नहीं थी और न ही कोई मुश्किल चाल, सिर्फ और सिर्फ अपनी चरम सीमा तक पहुंची हुई शुद्ध ताकत थी। तेज, बहुत तेज। तुम उसकी चाल का रास्ता साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बच नहीं पाया। तुम बस एक पल में अपने हाथ क्रॉस करके अपनी छाती को बचा पाए। ये घूसा पूरी रफ्तार से आती हुई किसी मैग्लेव ट्रेन की टक्कर जैसा था जो जोर से तुमसे टकराया। तुम पूरे के पूरे पीछे की ओर उड़ गए और अलॉय की बनी लोहे की जाली से जा टकराए। जाली पर तुरंत तुम्हारे शरीर के आकार का एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद तुम्हारे मांस के नीचे से खून की एक धार निकली जिसने तुम्हारी छाती पर मौजूद लड़ाकू वर्दी को लाल कर दिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया और फिर वहाँ और भी ज्यादा जोरों से तालियां बजने लगी। जो लोग अभी कुछ देर पहले तुम्हारे हाथों 99 लोगों के मारे जाने के डर से चुप थे, वे अब ऐसे चीख रहे थे मानो उन्हें अपनी भड़ास निकालने का कोई जरिया मिल गया हो। वे ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हें कैसे कुचला जाता है। प्राइवेट बॉक्स में मास्टर जिन ने अपना जाम फिर से उठा लिया। उनके चेहरे पर नफरत और सुकून के भाव थे। उनकी नजर में तुम आखिरकार सिर्फ एक ऐसा इंसान थे जो अजीबोगरीब तरीकों से खतरनाक बनता था, और टाइटन वही असली ताकत का प्रतीक था। लेकिन लोहे की जाली के सहारे खड़े तुम धीरे धीरे अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। वे एकदम ठंडी थी। तुम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे, साधारण स्पेस कठिन हमेशा अपराजय नहीं होती। जब लक्ष्य के पदार्थ का घनत्व और ऊर्जा की बनावट एक निश्चित सीमा से ज्यादा मजबूत हो जाती है, तो बंद होने से पैदा होने वाली काटने वाली शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। यानी बाहर से जबरदस्ती काटने पर कम समय में उसके डिफेंस को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन समस्या ये थी कि तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था। तुम्हारी बहन अब भी अस्पताल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर तुम्हारी आंखों के ठीक सामने था। जब बाहर से काम नहीं बन रहा तो फिर अंदर से, और इसलिए तुम फिर से सीधे खड़े हो गए। ये देखकर टाइटन की आंखों में मजाक का भाव आ गया। तुम अभी भी हिल सकते हो। लगता है मैंने पिछली बार कमजोर लगाया था। तुमने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार फिर खुद ही आगे बढ़ गए। सबकी नजरों में ये शमा पर जलने वाले परवाने जैसा था। टाइटन ने भी यही सोचा, इसलिए इस बार उसने मुक्का मारने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी। तुम्हें सीधे सीधे भींचकर मार डालने का इरादा था। हड्डियों और अंदरूनी अंगों सबको एक साथ कुचलकर पाउडर बना देना। 10 मीटर, 5 मीटर, जैसे ही दोनों टकराने वाले थे, उसी पल तुम्हारा शरीर अचानक नीचे झुका और तुमने पहाड़ की तरह दबाते हुए उसके सीने से खुद को बचा लिया।
तुम्हारा पूरा शरीर एक चिकनी परछाई की तरह उसकी बगल से गुजर गया और उसी समय तुम्हारे दाहिने हाथ की 5 उंगलियां खुली और धीरे से उसकी कनपटी पर जा टिकी। वो हरकत किसी प्रेमी के दुलार जैसी लग रही थी। टाइटन के चेहरे पर वहशी हंसी अभी हटी भी नहीं थी और तुम्हारी आंखों की गहराई में सिर्फ बेहद ठंडक और पागलपन बाकी था। स्पेस ओपन इस बार न तो बाहर से काटा गया था और न ही सिर काटने के लिए बंद किया गया था। तुमने सीधे उसकी उस अविनाशी खोपड़ी के अंदर मोटी हड्डियों की परतों से सुरक्षित दिमाग के भीतरी हिस्से में जबरदस्ती 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूबिक स्पेस खोल दिया। वो सिर्फ एक पल के लिए मौजूद रहा और फिर अपनी असली हालत में वापस आ गया। ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम ने उस 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से में एक बार बनाना और मिटाना पूरा कर लिया। टाइटन जम गया था। उसकी आंखें, हाव भाव, हरकतें सब उसी पल में जम गयी और उसके ठीक बाद गहरे लाल रंग का तरल धीरे धीरे उसके बाएं कान से बहने लगा, फिर दाएं कान से। नथुने, आंखों के कोने, होठों के कोने, तरल की 7 धारियां उस कांसे जैसे चेहरे पर धीरे धीरे बहने लगी, एक बेहद अजीब तस्वीर बनाते हुए। अगले ही पल वो पहाड़ जैसा शरीर सीधा नीचे गिर गया और ऑक्टागन के फर्श पर जोर से जा टकराया। चौथे स्तर का शारीरिक रूप से शक्तिशाली योद्धा स्कैवेंजर टाइटन मौके पर ही मारा गया। पूरा अखाड़ा जैसे एक पल में म्यूट बटन दब गया हो। संगीत बंद हो गया, चीखें बंद हो गई, सभी के चेहरे पर भाव जम गए। हजारों आंखें उस शरीर को घूर रही थी जिसके 7 अंगों से तरल बह रहा था और फिर तुम्हारे पास खड़े तुम पर नजरें टिका दी। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक बार छूना और फिर वो देवता गिर गया। एक पल की खामोशी के बाद अगली कतार में बैठे एक अमीर व्यापारी के हाथ से शराब का गिलास पट से जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। अगले ही पल पूरे स्टेडियम में कोहराम मच गया। अनगिनत दर्शक चीखते चिल्लाते बाहर की ओर भागने लगे। वे बस इस नर्क जैसी जगह से भागना चाहते थे, पर तुमने किसी भी हंगामे पर ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर उठाया, भीड़ की परतों के पार सबसे ऊपर वाले आलीशान बॉक्स की ओर देखा। चोटों की वजह से तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन फिर भी ठंडी और साफ थी। 100 मैच खत्म हुए। चौथे स्तर का आइस सोल क्रिस्टल कोर, इसे लाओ। जैसे ही आवाज शांत हुई, भीड़ एक पल के लिए रुक गई। हाँ, तुम जीत गए। 100 लोगों को मारने का चैलेंज पूरा हो गया है। नियमों के अनुसार इनाम तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर जिन का नियम मानने का कोई इरादा नहीं था। वो माइक्रोफोन के सामने खड़ा हो गया और उसकी ठंडी हंसी लाउडस्पीकर से पूरे हॉल में गूंज गई। 9527, तुमने मुझे सच में चौंका दिया, लेकिन अफसोस, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें सबसे छिप जाएंगी? टाइटन का शरीर युद्धपोत के कवच से भी ज्यादा मजबूत था, फिर भी वो बिना आवाज किए गिर गया। उस पर एक भी ढंग का घाव नहीं था। ये साफ तौर पर किसी श्राप या जादू टोने से हुआ है, या फिर किसी प्रतिबंधित नव जहर का काम है। इसलिए तुमने नियम तोड़ा है। शूरा अरीना के पक्के नियम के अनुसार अगर कोई चैलेंजर प्रतिबंधित तकनीक का इस्तेमाल करता है तो उसका स्कोर रद्द कर दिया जाएगा और इनाम जब्त कर लिया जाएगा। ये सुनते ही पूरे हॉल में फिर से हलचल मच गई। ये तो धोखेबाज को धोखा देना हुआ। हर कोई तुरंत समझ गया। मास्टर जिन की नजर अब सिर्फ क्रिस्टल कोर पर नहीं थी, बल्कि तुम्हारी उस अजीब गुप्त तकनीक पर थी जो किसी भी डिफेंस को नजरअंदाज करके एक ही वार में जान ले लेती है। वो तुम्हें और तुम्हारे खजाने दोनों को एक साथ हड़पना चाहता था। इसके तुरंत बाद उसने बड़े उदार बनने का नाटक करते हुए एक और बात जोड़ी, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक रास्ता दे सकता हूँ। अपनी गुप्त तकनीक मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती पालतू कुत्ते के तौर पर रख लूंगा। तुम अपनी जगह पर खड़े रहे और धीरे धीरे अपना सिर उठाया। इस पल तुम्हारी आंखों में नियमों के लिए जो थोड़ी सी सहनशीलता बची थी वो भी पूरी तरह से टूट गई। तुमने उनके खेल के नियम माने, अपनी जान और दर्द को दांव पर लगाकर 100 लोगों को हराया, लेकिन अब खेल खिलाने वाला ही तुमसे कह रहा है तुम जीत तो गए, पर मैं यह नहीं मानता। तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा था। तुम बस धीरे से हंस दिए। तुम्हारी हंसी से मास्टर जिन साफ तौर पर बुरी तरह भड़क गया और उसने सीधे आदेश दिया, इसे पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसका राज चाहिए। अगले ही पल ऑक्टागन के चारों ओर के 8 एलॉय गेट एक साथ ऊपर उठ गए। पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों की टुकड़ियां जो काले एक्सोस्केलेटन आर्मर पहने हुए थे और जिनके हाथों में गॉस काइनेटिक राइफलें थी, वे किसी अमीर घराने की प्राइवेट आर्मी लग रहे थे। वे अंधेरे में से बाढ़ की तरह बाहर निकल आई। उनकी बंदूकों के काले मुंह और नीली बिजली की रोशनी से चमकते स्कोप सब एक ही समय में तुम पर निशाना साध चुके थे। पूरे 100 लोग, और उनमें से हर एक जंग का अनुभव रखने वाला पुराना सैनिक था। दर्शकों में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। जो लोग बचे थे वे पागलों की तरह दरवाजे पीटने लगे। हर कोई जानता था कि जब शूरा अरीना के सफाई करने वाले सैनिक मैदान में उतरते हैं तो ये जगह सचमुच एक बूचड़खाना बन जाती है। और तुम उस घेरे के बीच में खड़े थे और धीरे धीरे अपने हाथ से टूटे हुए खंजर के टुकड़े को फेंक दिया। जब वे नियम नहीं मान रहे तो तुम्हारे नियम ही अब नियम होंगे। फायर! कैप्टन के आदेश के साथ ही सैकड़ों गॉस राइफलों ने एक साथ आग उगली और एलॉय की अनगिनत गोलियों ने हवा को चीर दिया। चारों तरफ से मौत का एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें बचने की कोई जगह नहीं थी और पल भर में उसने तुम्हारी परछाई को पूरी तरह निगल लिया। बारूद का धुआं, आग की लपटें और गोलियों की सीटी जैसी तीखी आवाज सब एक साथ गूंज उठी। लेकिन गोलियों की आवाज रुकने के बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े थे। तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। तुम्हारे शरीर के चारों ओर 1 मीटर के दायरे में स्पेस मुड़कर एक अजीब टेढ़े मेढ़े आईने जैसा बन गया था। टैंक को भी भेद सकने वाली हजारों एलॉय की गोलियां सभी
उस मुड़े हुए स्पेस में जाकर हवा में ऐसे रुक गई जैसे किसी कीड़े को इंबा में कैद कर दिया गया हो। उनकी काइनेटिक एनर्जी जबरदस्ती छीन ली गई थी और उस छोटी सी जगह में वे एक दूसरे से दबकर और रगड़ खा रही थी। गोलियां गर्मी से लाल होकर चमकने लगी थी और लगातार बिन भी न रही थी। सभी सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने बुलेट प्रूफ शील्ड देखी थी, एनर्जी शील्ड भी देखी थी और अपने शरीर से गोलियां रोकने वाले ताकतवर लोगों को भी देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को हवा में गोलियां रोकते हुए नहीं देखा था। यह कोई बचाव नहीं था, ये तो एक फरमान था। तुमने अपना हाथ उठाया, हवा में तैरते मौत के उस तूफान वाले मुड़े हुए स्पेस की तरफ और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। अब मेरी बारी है। अगले ही पल तुम तेजी से घूमे। तुमने अपनी बांह घुमाई और उन हजारों लाल गर्म गोलियों से भरे स्पेस को सीधे बाईं ओर मौजूद सैनिकों के सबसे घने झुंड की तरफ फेंक दिया। और उसी वक्त स्पेस वापस सीधा हो गया और छीनी हुई सारी काइनेटिक एनर्जी उसी पर लौट आई। शू 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 शू। गोलियों की कोई आवाज नहीं आई, बस हवा को चीरती हुई सीटी जैसी ढेरों आवाजें थी। वो गोलियां आने की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से वापस लौट गई। उन्होंने लाल गर्म गोलियों की एक पंखे जैसी बौछार बना दी। सामने की कतार के दर्जनों सैनिकों को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला और गोलियां उनके एक्सोस्केलेटन आमा के आर पार हो गई। हड्डियां, मांस, उस एक पल में ये सब चीजें मजाक बनकर रह गई। खून का एक लाल गुबार जोर से फट पड़ा। उसने पूरे जंग के मैदान को गहरे लाल रंग में रंग दिया। जो लोग बच गए वे डर के मारे वहीं पागल हो गए। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ चीखने लगे, कुछ ने बिना सोचे समझे हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और पेट्रोल बम फेंके ताकि वे तुम्हें और ज्यादा गोलाबारी में पूरी तरह डुबो सके। लेकिन तुमने उनकी तरफ देखा तक नहीं। धमाके, भड़कती आग, शॉकवेव, उड़ते हुए छर्रे, तुम्हें चोट पहुंचाना तो दूर, ये सब एक बार फिर उसी मुड़े हुए स्पेस में समा गए। 1 क्यूबिक मीटर का वो स्पेस इस पल एक छोटे बेकाबू तारे की तरह बन गया था। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भयानक धमाके की एनर्जी भरी हुई थी। और फिर तुम उसके अंदर चले गए। तुम आग के उस समंदर से ऐसे गुजरे जैसे किसी बाग में टहल रहे हो। तुम भगदड़ मचा रहे सैनिकों की टुकड़ी के करीब पहुंचे और तुम्हारी नजरें उस कैप्टन पर टिक गई जो भागने की कोशिश कर रहा था। इसके ठीक बाद तुमने स्पेस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये लो, धड़ाम, हद से ज्यादा दबी हुई धमाके की एनर्जी एक पल में बाहर निकल पड़ी और तुम्हारे चारों ओर 10 मीटर से भी बड़े दायरे में मौत का एक आग का गोला बन गया। वो आग का गोला चारों दिशाओं में फैल गया। इसकी चपेट में सीधे आने वाले 10 से ज्यादा सैनिक अपने आमा के साथ वहीं के वहीं भाप बन गए, जबकि घेरे के बाहर वाले लोग पहले तेज गर्मी से जल उठे और फिर तेज रफ्तार वाले ढेरों छर्रों से उनके चिथड़े उड़ गए, यहाँ तक कि उनकी चीखें भी धमाके में दबकर रह गई। यह अब कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक कत्लेआम था। तुम्हारी शक्ति यहाँ सीधे सीधे सबसे खतरनाक चलता फिरता हथियारों का गोदाम बन गई। दुश्मन की गोलियां जितनी तेज होती तुम उन्हें उतनी ही जानलेवा बनाकर वापस भेज देते, जिसे कहते हैं ज्यादा लोगों का फायदा और जबरदस्त गोलीबारी से दबाव बनाना। वो तुम्हारी असली शक्ति के सामने बस एक मजाक बनकर रह गया। जल्द ही पूरे स्टेडियम में सिर्फ चीख पुकार और जलने की आवाजें गूंज रही थी। वो प्राइवेट आर्मी का कैप्टन जो खुशकिस्मती से पहले धमाके में नहीं मरा था, अपने आधे जले हुए शरीर को घसीट रहा था। वो हाथ पैर के बल सबसे ऊपर वाले बॉक्स की तरफ रेंगता हुआ रोते चिल्लाते हुए मदद की भीख मांग रहा था। और बॉक्स के अंदर मास्टर जिन सोफे पर ढेर हो चुका था। मॉनिटर पर उस नर्क जैसे मंजर को देखते हुए उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ था। पहले उसे लगा था कि तुमने बस कोई छिपा हुआ खतरनाक दांव सीख लिया है, पर अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसने जिसे पंगा लिया है वो कोई खुफिया ताकतों वाला पागल नहीं बल्कि एक असली दैत्य है। इसलिए वो पलटा और भागने लगा, लेकिन उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि पीछे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और वो प्राइवेट आर्मी का कैप्टन एक फटे हुए बोरे की तरह एक ही लात में बॉक्स का दरवाजा तोड़ता हुआ उसके पैरों में आकर गिरा। कैप्टन के गले से 2 घरघराहट की आवाजें निकली। उसने अपनी उंगली दरवाजे की तरफ उठाई और फिर उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। मास्टर जिन ने अकड़कर अपना सिर घुमाया। दरवाजे के बाहर धूल और धुएं के बीच तुम धीरे धीरे अंदर आए। तुम्हारा शरीर गंदगी से सना हुआ था। वो डरावना मुस्कुराता हुआ मास्क भी गहरे लाल रंग में रंग चुका था। मास्क के नीचे तुम्हारी आंखें खौफनाक हद तक शांत थी। तुमने कोई फालतू बात नहीं की। तुम बस उस खास बुलेट प्रूफ शीशे के पास गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कवच भेदी गोलियां भी झेल सकता है, और धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। तुमने अपनी 5 उंगलियां हल्के से उस पर रखी और अगले ही पल तुम्हारी हथेली के बीच से मकड़ी के जाले जैसी काली दरारें पूरे शीशे पर फैलने लगी। वो कोई आम दरारें नहीं थी, वो तो खुद ब्रह्मांड था जो फट रहा था। मास्टर जिन आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। वो चीखकर तुम्हें रुकने के लिए कहने लगा, यहाँ तक कि उसने बैरियर का नाम भी लिया, शीशे के मिलिट्री से जुड़े होने की बात की और पैसों का लालच दिया। अपनी जान बचने के लिए वांग परिवार के नाम का और एक बड़े इनाम का वास्ता दिया। अफसोस, तुम्हारे लिए इन बातों का मतलब हवा की सरसराहट से ज्यादा कुछ नहीं था। तुमने अपनी 5 उंगलियां भींची और कड़ाक एक अजीब दबी हुई आवाज के बाद वो मोटा खास बुलेट प्रूफ शीशा आधे मीटर मोटी अलॉय की दीवार के साथ तुम्हारे हाथों जड़ से उखड़ गया और दीवार में 3 मीटर के व्यास का एक बिल्कुल गोल छेद छोड़ गया। दीवार का वो विशाल गोल टुकड़ा धड़ाम से नीचे गिरा जिससे पूरा बॉक्स हिलने लगा। उसके साथ ही मास्टर जिन के सुरक्षित होने का आखिरी भरम भी चकनाचूर हो गया। वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह सिर पटकने लगा। उसकी नाक बह रही थी और आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीग गया था। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा,
सब कुछ दे दूंगा। चौथे दर्जे का आइस सोल क्रिस्टल कोर तिजोरी में है। तुमने उसके बाल पकड़कर खींचे। तुमने उसे जमीन से उठाया और एक बोरे की तरह घसीटते हुए खुफिया लॉकर के सामने ले गए। आंखों की पुतली और उंगलियों के निशान की जांच के बाद तिजोरी धीरे धीरे खुली। एक पल में ही हाड़ कपा देने वाली ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। मास्टर जिन ने कांपते हुए एक नीला मेटल का बक्सा निकाला और दोनों हाथों से उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। तुमने वो बक्सा ले लिया। एक हाथ से बॉक्स खोला, उसके अंदर मुट्ठी के आकार का, पूरी तरह से क्रिस्टल जैसा पारदर्शी, जिसके अंदर बर्फीले नीले रंग का तूफान घूम रहा हो, वैसा क्रिस्टल कोर तुरंत नजरों के सामने आ गया। उसकी एकदम शुद्ध ठंडक ने तुम्हारे शरीर की स्पेस की शक्ति को भी थोड़ा हिला दिया। यह असली है। तुमने उसे तुरंत अपने स्पेस में रख लिया और मास्टर जिन ने देखा कि चीज दी जा चुकी है तो उसने फिर भी जीने की भीख मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि खुद को राजधानी के वांग परिवार का सदस्य बताया। अपनी हैसियत से जान बचाना चाहता था। अफसोस, उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक अदृश्य धारदार चीज चमकी। उसकी आवाज अचानक रुक गई। सिर और धड़ एक पल में अलग हो गए। लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा। गर्दन से तरल पदार्थ फुहार की तरह बाहर निकला, जिससे तुम्हारा आधा शरीर भीग गया। तुमने उस छटपटाते हुए शरीर को एक लात मारी। तुम्हारी आवाज में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, अगर जड़ से खत्म न करो तो मुसीबत पलटकर जरूर आती है। ये बात तुम झुगी झोपड़ी की अंधेरी गलियों में ही सीख चुके थे। चीज मिलने के बाद तुम तुरंत वहाँ से नहीं गए, बल्कि तुमने कोने में लगे गैस के मेन पाइप को काट दिया। तेज दबाव वाली गैस जोर से निकलने लगी और जल्दी ही पूरे कमरे में भर गई। इसके तुरंत बाद तुमने एक लाइटर जलाया और उस छोटी सी आग की लपट को इस आलीशान और पाप से भरी कब्र में फेंक दिया। फिर तुम मुड़े और बिना पीछे देखे बाहर चले गए। कुछ सेकंड बाद धड़ाम, सबसे ऊपरी मंजिल से एक आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ। आग की लपटें और शॉकवेव एक गुस्से वाले विशाल ड्रैगन की तरह पूरे अंडरग्राउंड अखाड़े में फैल गई। स्टील मुड़ रहा था, दीवारें ढह रही थी। इस जगह ने जिसने अनगिनत जाने ली थी, आखिरकार उसे वो तबाही मिली जिसकी वो हकदार थी। और तुम अपने पीछे की आग और गर्मी का सामना करते हुए एक एक करके जमीन की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब तुमने भारी लोहे का दरवाजा धकेल कर खोला, सुबह की चुभती हुई रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुमने अपना हाथ उठाया और उस गहरे लाल रंग में रंगे स्माइली फेस मास्क को धीरे धीरे उतारा, जिसे एक थोड़ा पीला लेकिन तेज और ठंडा युवा चेहरा सामने आया। आइस सोल क्रिस्टल कोर मिल गया। अब बहन को बचाना है, बाकी हिसाब बाद में कभी चुका लेंगे। सुबह सुबह तुम लगभग अस्पताल की खामोशी को चीरते हुए अंदर घुसे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अभी भी नींद में था, लेकिन जब तुमने उस ठंडे बक्से को, जिसमें चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर था, जोर से मेज पर पटका तो वो एक पल में पूरी तरह जाग गया। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल गई। चौथे लेवल का आइस सोल क्रिस्टल कोर। जल्द ही पूरा स्पेशल केयर वार्ड फिर से रोशन हो गया। टॉप के डॉक्टर, स्टेरिलाइज्ड लैब, डाइल्यूशन प्रोसेस, एनर्जी गाइडेंस, ऐसे कई काम जो इस समय पर इतनी जल्दी पूरे होना नामुमकिन थे, इसे क्रिस्टल कोर ने जबरदस्ती शुरू करवा दिए। तुम स्टेरिलाइज्ड ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर खड़े थे और कांच के पार से बिस्तर पर लेटी लिंचिया को घूर रहे थे। डाइल्यूट की हुई बर्फीली नीली एनर्जी आधुनिक मशीनों के जरिए धीरे धीरे उसके शरीर में डाली जा रही थी। शुरुआत में मॉनिटर पर जीवन की रेखा तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तुम लगभग अपने दिल की तेज धड़कन सुन सकते थे, लेकिन कुछ पलों के बाद आखिरकार बदलाव दिखने लगा। उसके चेहरे पर जमी जानलेवा बर्फ की परत धीरे धीरे हटने लगी। होठों का नीलापन भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। जो दिल की धड़कन पहले इतनी कमजोर थी कि लगभग गायब हो चुकी थी, वो 30 से 40 लगातार ऊपर उठता रहा। आखिरकार सामान्य स्तर पर आकर स्थिर हो गया। वार्ड में जो पहले लगातार तीखी अलार्म की आवाजें आ रही थी, वो भी एक एक करके बंद हो गई, जब तक कि सुबह की पहली किरण गलियारे में नहीं आ गई। तब जाकर मुख्य डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा। उनका चेहरा थका हुआ था, पर वो अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पा रहे थे। हम कामयाब हुए। उसके शरीर के सारे फंक्शन अब स्थिर हो गए हैं। अब उसे बस आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। यह एक वाक्य ऐसा था मानो तुम्हारे शरीर का आखिरी सहारा भी अचानक खींच लिया गया हो। पिछले आधे महीने से तुम्हारी जो नसें तनी हुई थी, वे आखिरकार पूरी तरह से ढीली पड़ गयी। पहाड़ और समुद्र जैसी भारी थकावट ने एक पल में तुम्हारे शरीर को डुबो दिया। तुम बस यूं ही बिस्तर के पास बैठे रहे, अपनी बहन के सोते हुए चेहरे को देखते हुए, जिसमें आखिरकार थोड़ी रौनक लौट आई थी। तुम्हारी पलकें और नहीं टिक सकी। तुम गहरी नींद में सो गए। ये बहुत समय के बाद तुम्हारी सबसे आरामदायक नींद थी, पर तुम यह नहीं जानते थे कि लिंजिया के शरीर में चौथे स्तर की वो विशाल बर्फीली ऊर्जा, उसकी जान को स्थिर करने के बाद भी उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अब भी बचा हुआ था। वो बेहद शुद्ध ऊर्जा की एक किरण भाई बहन के बीच खून के किसी अनजाने रिश्ते के जरिए चुपचाप तुम्हारे शरीर में बह गई। पूरी चौथे स्तर के क्रिस्टल कोर के लिए ये बचा हुआ हिस्सा ना के बराबर था, पर तुम्हारे लिए यह एक असली बदलाव लाने के लिए काफी था। ना जाने कितना समय बीता, तुम अचानक चौंक कर जाग गए। शुरू में एक तेज चुभने वाला दर्द हुआ, जैसे कोई स्टील की सुई तुम्हारे दिमाग में बेरहमी से घूम रही हो, लेकिन तुरंत बाद उस दर्द की जगह आत्मा को ऊंचा उठाने वाली एक सुखद अनुभूति ने पूरी तरह से ले ली। तुम साफ महसूस कर सकते थे कि तुम्हारे दिमाग की गहराइयों में वो अदृश्य दीवार जो तुम्हारी स्पेस की शक्ति को रोके हुए थी, इस बाहरी ऊर्जा के जोरदार झटके से टूट गई थी। तुम्हारी मानसिक सीमा टूट चुकी थी। स्पेस पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत बढ़ गया था। तुमने तुरंत अपनी शक्ति के केंद्र को अंदर से देखा और फिर एक पल के लिए तुम्हारी सांस रुक गई। वो स्टोरेज स्पेस जो पहले सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का था, इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य बड़े हाथ ने उसे जबरदस्ती फाड़कर खोल दिया हो।
वो बड़ा हो रहा था। उसका आकार पागलों की तरह बढ़ रहा था। 2 क्यूबिक मीटर, बस कुछ ही सांसों में। जो जगह पहले एक छोटे से बक्से जैसी थी, वो सीधे एक गोदाम में बदल गई। लेकिन ये सबसे जरूरी बात नहीं थी। जिस पर स्पेस का विस्तार पूरा हुआ, एक बिल्कुल नए नियम की छाप चुपचाप स्पेस के केंद्र में अंकित हो गई। तुमने मन में हल्का सा सोचा और बेडसाइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को स्पेस में डाल दिया। और तुरंत बाद तुमने उस नई छाप को सक्रिय किया। वो गिलास में जो पानी पहले हिल रहा था, वो तुरंत जम गया। यहाँ तक कि हवा में टपकने वाली पानी की एक बूंद भी अजीब तरह से रुक गई। समय उस स्पेस में जैसे पॉज का बटन दबा दिया गया हो। तुम एक पल में इस नई शक्ति का मतलब समझ गए। पूरी तरह से ठहराव। स्पेस में डाली गई कोई भी निर्जीव चीज या ऊर्जा, उसकी हालत पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। अगर किसी जीवित चीज को जबरदस्ती अंदर डाला गया, तो स्पेस के अंदर उसकी जीवन गतिविधियां भी लगभग शून्य हो जाएंगी। यह एक ऐसे पिंजरे में बंद होने जैसा था जहाँ समय रुका हुआ हो। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि तुम भविष्य में सिर्फ ज्यादा वॉरहेड ही नहीं स्टोर कर सकते, बल्कि आग की लपटें, धमाके और शॉकवेव भी। तुम दुश्मन के हमला करने के पल में ही सीधे उसके हमले और यहाँ तक कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों को भी एक साथ स्पेस के अंदर डाल सकते हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि तुम अपने शरीर के किसी हिस्से को भी थोड़ी देर के लिए स्पेस में डाल सकते हो और फिर उसे किसी दूसरी जगह से बाहर निकालकर लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा एक अजीब हमला कर सकते हो। यह अब सिर्फ मात्रा में बदलाव नहीं था, बल्कि गुणवत्ता में बदलाव था। तुम अपनी मुठ्ठियां भींचते हो, अपने अंदर की उस जबरदस्त स्पेस पावर को महसूस करते हो जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हारी आंखों में एक ठंडी सी चमक उभर आती है। अब तुम 5वें दर्जे के किसी ताकतवर योद्धा से आमना सामना होने पर भी अब तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक उसी वक्त कमरे के बाहर लगे पब्लिक टीवी पर एक जोशीली खबर सुनाई दे रही थी। आज जिसका सबको इंतजार था, वो नेशनल एबिलिटी यूजर्स हाई कॉलेज का जॉइंट एग्जाम राजधानी जिंगचिंग में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। फेडरेशन के बड़े बड़े बिजनेस घरानों, ऊंचे खानदानों और मिलिट्री से आए सैकड़ों एस ग्रेड और ए ग्रेड के जीनियस जिंगचिंग में इकट्ठा हो चुके हैं। वे फेडरेशन की 3 सबसे बड़ी और टॉप की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए 1 महीने तक चलने वाले कड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगे। टीवी स्क्रीन पर एक एक करके जवान और गर्व से भरे चमकदार चेहरे नजर आते हैं। उन्होंने शानदार कॉम्बैट सूट पहने हुए हैं। उनके पीछे उनके मशहूर खानदानों के निशान हैं और सर के ऊपर फ्लैशलाइट्स की बौछार हो रही है, मानो वे बादलों के ऊपर खड़े होने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम खिड़की के पास खड़े हो। तुम चुपचाप स्क्रीन को देख रहे हो, मगर तुम्हारी नजरें धीरे धीरे सर्द होती जा रही हैं। ये लोग ही इस दुनिया के असली किस्मत के धनी हैं। रिसोर्सेस, अच्छा खानदान, एडमिशन और शोहरत, ये सब कुछ उन्हें पैदा होते ही मिल गया। और तुम खंडहरों से, अंधेरी गलियों और मौत के मुंह से एक एक कदम चलकर बाहर निकले हो। पर इसी वजह से तुम्हें वहाँ और भी ज्यादा जाना है। तुम वॉशरूम में जाते हो, अपने शरीर की सारी गंदगी अच्छी तरह धो डालते हो और फिर जंग के मैदान से जीता हुआ एक काला कॉम्बैट सूट पहन लेते हो। इसके बाद तुम आखिरी बार मुड़कर बिस्तर पर सो रही अपनी बहन को देखते हो। वो आखिरकार बच गई। तो फिर अब इस दुनिया से हिसाब बराबर करने की तुम्हारी बारी है। तुम अस्पताल का मेन गेट धकेल कर खोलते हो। दोपहर की धूप चाकू की तरह आंखों में चुभ रही है, लेकिन तुम बस अपनी आंखें सिकोड़ते हो और फिर कदम बढ़ाकर बाहर निकल जाते हो। जियांगचिंग, अंधेरे और मुश्किलों से भरी यह जगह तो बस एक शुरुआती लेवल था। असली शिकारगाह तो जिंगचिंग में है। उन ऊंचे और घमंडी जीनियस को मायूसी महसूस कराने का खेल अब